अवस्था से u बराबर g। और अगर क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसमें 5/18 से गुना करना तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? अब इस बात से देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 5 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। बढ़िया से सब लोग ध्यान दो। हम एक दो क्वेश्चन में आपको खूब सपोर्ट करें, जहां बनाने सीखे, छापने पर मत लगना, छापोगे तो नंबर जिंदगी में नहीं सीखे, बनाने का प्रयास करो। पहले कुछ नहीं करना, टेका टेकी। एक वस्तु विरामावस्था से, कहा कि वो विरामावस्था से तो u बराबर 0। विरामावस्था देखे तो 0 कर दी। 5 सेकंड में इसका वेग तो टाइम बराबर 5 सेकंड। इसका वेग माने बाद का वेग जो u दिया हुआ और वो कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो त्वरण ज्ञात करें v माइनस u बटे t। बोलो v का मान 10 माइनस u का मान 0 और बटे t का मान 5। 10/5 बोलो कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या छापने की जरूरत हो रहा है? लिखिए एक गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है। तो इसका त्वरण बताएं। कितना लाया? हाँ, माइनस में आएगा। जब भी रुक जाएगा तो ऋणात्मक त्वरण आएगा, ध्यान रखना, प्लस नहीं आएगा। जब भी रुकेगा तो त्वरण माइनस हो जाएगा। जल्दी पहला स्टेप क्या कहा, पढ़ो बढ़िया से। एक गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। ये तो लाइन समझ रहे हैं। फिर क्या कहता है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद, बोलो टाइम बराबर 5 सेकंड, रुक जाता है, v बराबर 0। जब क्वेश्चन में रहेगा बाद में रुक जाता है तो v बराबर 0 होगा। अब जल्दी बोलो, a का फार्मूला v माइनस u बटे t, 0 माइनस 40/5 माइनस 40/5, 8 बचे 40 माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लाया था साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और बनाओगे तो टाइप क्लियर, फिर कुछ भी देगा तो तुम बना पाओगे। लिखिए किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। बोलिए बना पाओगे साहब? पहले को बढ़िया से अपने से देखो क्या कह रहा। देखिए कमजोर लड़के हमारे साथ एकदम सीखिए। किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में तो टाइम बराबर 5 सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण क्या होगा, पहला वेग u बाद का वेग v। कमजोर बच्चे खाली समझो, जिससे निकल नहीं बनता है वो देगा कि मेरे साथ मारो सबसे बने, क्योंकि हम सभी टाइप पर तुमको करते हैं कि अपने से बनने लगे। 5 सेकंड में तो टाइम है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो शुरू वाले वेग को क्या कहोगे u और बाद वाले वेग को v। त्वरण बताओ। बोलो टाइम सेकंड में और वेग किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर ऐसा रहे तो 5/18 से गुना करना मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। तो अपने से इसमें 5/18 से गुना करना, इसमें भी 5/18 से गुना करना। 18 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड, 18 बचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। a बराबर v माइनस u बाई टी। v का मान 25 माइनस 5/5, 20/5 कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बताओ बनाने आ गया है सबको? चलिए अब स्टेप को बढ़ाएंगे। और मेन एक ही फार्मूला है जिसका सबसे ज्यादा काम आपको होगा।
रेलवे में मेन दो ही फॉर्मूला पर वर्किंग ज्यादा होता है, V बराबर U प्लस AT और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दोनों तुमको मेन सीखना है, जिसको ये दोनों ठीक है रेलवे वाला न्यूमेरिकल बन जाए। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु विरामावस्था से, एक वस्तु विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलता है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलता है, तो इसका वेग, तो इसका वेग और तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसका वेग और तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसका वेग और तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए सभी बच्चे हमारे साथ ध्यान दो, जिसका ध्यान हमारे साथ आ गया एकदम सीख जाएगा। पहले खूब बढ़िया से पढ़ो क्या कहता है। एक वस्तु विरामावस्था से, बोलो तो विरामावस्था है तो U बराबर 0। कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन एकदम सीखो, जितने सीखोगे लेवल धीरे धीरे बढ़ा दे। एक वस्तु विरामावस्था से तो U बराबर 0 होगी। फिर क्या कह रहा है, पढ़िए। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण किससे लिखते हैं, A बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना देर चलता है, 5 सेकंड चलता है, तो टाइम बराबर 5 सेकंड। उसके बाद वेग क्या होगा, V बराबर U प्लस AT। बोलो उदाहरण नहीं सीखना। U का मान क्या है, 0। जो 0 रहेगा तो लिख के लीड बर्बाद मत करना। 0 में क्या लीड बर्बाद करना है, कई लड़का 0 प्लस कर रहा, लिखो ही नहीं, क्या जरूरत करना कि तुम 0 छोड़ दो। A 4 और T 5, 5 गुने 4 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया। इसी में कहता है तय की गई दूरी बताओ, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो जल्दी, U का वैल्यू 0, तो क्या जरूरत लीड बर्बाद करने का, सब 0। कई लड़का 0 गुने 5, सब छोड़ दो, कुछ मत लिख। और बोलो हाफ, A का मान बोलो 4, T स्क्वायर 5 गुने 5, 2 दूना 4, बोलो 5 5 25 दूना 50 मीटर। आंसर तैयार। बोलो ऐसा बना पाओगे। एक क्वेश्चन और, थोड़ा दिमाग लगाना बढ़िया से। लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और यह ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद, और यह ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं। बोलो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, जल्दी सोच के बनाइए। क्या कह रहा है, पहले एक एक करके बात को समझिए। देखिए कमजोर बच्चे हमारे साथ ध्यान दे दो, सीख जाओ। पहले क्या कह रहा है, पढ़ो तो स्टेप। एक वस्तु, पढ़ो जरा बढ़िया से, मन से पढ़ना। क्या कह रहा है, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो बोलो जल्दी U बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगाने के कितने देर बाद, 5 सेकंड के बाद। वेरी गुड। टाइम बराबर 5 सेकंड। रुक जाता है, बोलो बोलो जल्दी, रुक जाएगा तो V बराबर 0। ये लाइन समझ रहा है। कभी भी दूरी निकालना है तो पहले त्वरण निकालो। तो बोलो अपने से पहले ये निकालो, V माइनस U बटे T, इसीलिए सिखाए थे तुम। बोलो V का मान जल्दी से, 0 माइनस 20 बटे 5 माइनस 20 बटे 5, बोलो कितना आ गया, -4। अब दूरी निकालना है तो बोलो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो U का मान 20, T का मान 5, हाफ A का मान -4, T स्क्वायर 5 गुने 5, 2 दूना 4 काट दो, 20 गुना 5, जल्दी बोलो 100। वेरी गुड। और बोलो प्लस माइनस माइनस, यही सीखना है। कई लड़का उसको भी लपेट के जोड़ देता, तो ध्यान रखना, त्वरण माइनस आया तो माइनस में ही लिखना। और 5 5 25 दूना 50, S बराबर 50 मीटर। आंसर हो। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सबका। पहला काम कुछ भी होगा तो त्वरण निकालो, दूसरा काम S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में सबको बैठा दो, आंसर हो जाए। क्लियर हो ना सब। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर, अब खूब ध्यान से बनाना, लेवल हाई किया जा रहा है, इसी लेवल को मैं तुमको पकड़ना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा करेंगे। 10 12 न्यूमेरिकल इसमें बना लेगा, फिर कोई सेट बनाते रहो, तुमसे सब बन जाए। सेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी चलेगा अगले दिन, कल अगला पार्ट भी मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो जाए। तब इसके बाद छोटे छोटे सारे सेक्शन आते जाएंगे, आपको निकलते चला जाए। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। एक वस्तु विरामावस्था से, एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है। 10 सेकंड तक चलता है, तो अंतिम के 1 सेकंड में, अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अभी बहुत बेहतर प्रश्न है, इसको अब जो लड़के एकदम ध्यान दे दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बने। अब इस प्रश्न में सबका ध्यान चाहिए, कलम रोक के एकदम समझ लो। जो लड़के एकदम हमारे साथ समझने पर ध्यान दोगे उसको स्पष्ट होगा, क्योंकि इसी पर हम अभी स्टेप चढ़ाएंगे।
विरामावस्था से, तो सोचना कि समझ गए, u बराबर 0, विराम है तो 0 हो। विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना का त्वरण है? 10 सेकंड तक चलता है। ये सी मान लो सपोज b है, यहां से यहां 10 सेकंड तक चला, तो कहता है अंतिम के 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ये बताओ सब लोग, 10 सेकंड में जितना दूरी जाएगा उससे 10 से भाग लगा दोगे तो अंतिम वाला दूरी निकल जाएगा क्या? अरे दूरी निकाल लोगे तो 10 सेकंड में इतना दूरी, इसलिए 1 सेकंड में कितना दूरी निकल जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं निकल सकता है कि नहीं, तो सोचो तो 10 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा करते करते 10 सेकंड हो, तो क्या हर सेकंड में बराबर दूरी तय करेगा कि अलग अलग? अलग अलग। अच्छा ज्यादा कब दूरी तय करेगा, शुरू वाला 1 सेकंड कि अंतिम वाला 1 सेकंड? बस यही सीखना है। एक्सेलेरेटर देके जा रहा है, तुम बताओ मोटरसाइकिल निकाला हो, एक्सेलेरेटर हिटते जा रहे हो, तो शुरू में ज्यादा चलेगा कि अंतिम में? अंतिम में, क्योंकि वेग बढ़ते जा रहा है, इसीलिए 10 से भाग लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर इसका वेग एक समान होता तो चल जाता, लेकिन क्वेश्चन में है एक्सेलेरेटर दिए हुए है 2 वाला, वेग तो बढ़ते जाएगा। तो आपको पहले सोचना है कि अंतिम के 1 सेकंड में पूछ रहा है तो चला कितना सेकंड? 9 सेकंड। इससे सीखेगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, तुम बढ़िया से सीखो तब बनेगा। 10 सेकंड चला, अंतिम का 1 सेकंड 9 सेकंड, क्वेश्चन में देगा अंतिम का 2 सेकंड तब 8 सेकंड, अंतिम का 3 सेकंड 7 सेकंड। अब बताओ 9 सेकंड में इसका वेग जो होगा वो इसके लिए v होगा, लेकिन इसके लिए u होगा। u मींस पहला वेग, v मींस बाद का वेग, तो इसके लिए बाद का वेग होगा, लेकिन इसके लिए पहला वेग होगा। तो पहले हमको सब लड़के बताओ 9 सेकंड में वेग क्या होगा? v बराबर u प्लस 80, तो v बराबर u का मान 0, लिख बर्बाद नहीं करना। बोलो a का मान 2 और t का मान, जल्दी बोलो, मुझे 9 सेकंड बाद वेग चाहिए, तो 9 18 मीटर प्रति सेकंड, मतलब सभी जीरो से एक्सेलेरेटर देके चला तो 9 सेकंड होते होते इसका वेग 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो बताओ यहां शुरू में वेग कितना है? 18 मीटर पर सेकंड, इसके लिए v था लेकिन इसके लिए u है, 1 सेकंड के लिए शुरू का वेग। अब बताओ दूरी निकालो 1 सेकंड में, s का फार्मूला बोलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमें चाहिए अंतिम के 1 सेकंड में। बोलो अंतिम 1 सेकंड में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो u का मान कितना? 0, u का मान 0। हां तो मूर्ख जैसा मत चल, अंतिम 1 सेकंड में u कितना है? 18, तो u का मान 18। टाइम बोलो 1 सेकंड, हाफ एक्सेलरेशन बोलो 2, t स्क्वायर 1 गुना 1, 2 से 2 कट गया, 18 प्लस 1 बराबर बोलो 19 मीटर, आंसर हो। ये बताओ भारी बहुत लगा होगा, नहीं ना लगा है? एक बार पुनः समझा रहे हैं, उतारोगे नहीं? तुम लोग का प्राण एकदम छाप नहीं में बिक जाता, लोग अंतिम कब लगाते रहता, कब उतार ले कब उतार ले, कौन रोग हो गया है? तुम इतना समझ लो कि लगे कि हाँ अपने से बना। एक बार फिर समझो, इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन चले, अगर दोनों सही किया तो तीसरा अंतिम चढ़ा देंगे, उससे ज्यादा नहीं चढ़े, मैंने तुमसे फिर आराम से परीक्षा में बनने लगे। तो पहले जरा ध्यान से सुन लो, एक वस्तु विरामावस्था से u 0 10 सेकंड चलता है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंतिम का 1 सेकंड, तो सोचोगे इधर 9 सेकंड, कहता अंतिम का 2 सेकंड, तो इधर 8 सेकंड। इस 9 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा ये अपने से निकालो, ये इसके लिए v होगा लेकिन इसके लिए u होगा, और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान बोलो 18, t का मान 1, हाफ a का मान 2, t स्क्वायर बैठा लो, 18 19 आंसर हो। क्या क्लियर है सबका? जल्दी से इसको उतारिए तो हम लोग नेक्स्ट एक और चलेंगे। अच्छा 1 मिनट हम लोग, 1 मिनट हम लोग सब सुन लो, कई लड़का कोई भारी भी लग सकता है, तो वो इमरजेंसी लैंडिंग है, ज्यादा यूज नहीं करना, धोखा देगा भी, लेकिन सिंपल अंतिम का 1 सेकंड देगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं। अंतिम सेकंड देगा तो लोग मत पढ़, अंतिम का 3 सेकंड देगा तो इसी से चलना, लेकिन अंतिम का 1 सेकंड देगा तो समझ लेना कि 11वां सेकंड में तय की गई दूरी है, और 11वां समय में दूरी पिछले क्लास में पढ़ाए थे, sn बराबर u प्लस 2a माइनस 1 by 2 into a, फार्मूला एकदम रटना चाहिए, sn बराबर u प्लस 2a माइनस 1 by 2 into a, 11वां समय में तय की गई दूरी। अब जल्दी से सोच के बताओ अंतिम का कितना सेकंड? 1 सेकंड, सुनना यहां पर सबका एकदम ध्यान चाहिए, अंतिम का 1 सेकंड है तो कितना सेकंड है? अगर 10 सेकंड चला तो 10वां सेकंड, नहीं समझ रहे? अगर 15 सेकंड चला होता तो 15वां होता, वही n है। तो तुमको अपने से समझना है अंतिम 1 सेकंड में n बराबर कितना सेकंड है? 10, n बराबर 10 हो, बैठा लो, sn बराबर u का मान बोलो 0, लीड बर्बाद नहीं करो, छोड़ दो, बोलो 2 गुना n 10 गुना 20 माइनस 1 बटा 2, एक्सेलरेशन बोलो 2, 2 से 2 कट गया, 20 में से 1 गया, 19 मीटर, आंसर हो। अगर तुमको अंतिम का 1 सेकंड निकालना रहे तो बोलो इससे अच्छा कोई फार्मूला है? तरह से मारेंगे निकल गए। हाँ अंतिम के 2 सेकंड देगा तब तो बनेगा इससे, लेकिन अंतिम के 2 सेकंड का मतलब 10वां सेकंड और 9वां सेकंड 2 को निकालना पड़ेगा, अब फिर जोड़ेंगे तब आंसर आएगा, तो उससे आसान फिर ये वाला हो जाए। क्लियर है सबका ना? तो चलिए ये तो केवल स्टेपनी में बता दिए कि इमरजेंसी में आपको ठीक कर दे, नहीं तो कई लड़का अंतिम में ठोकता है कि सर ये सेन वाला पर नहीं हुआ, हो जाओगी। देखिए क्वेश्चन, अगर कोई ईमानदारी से बनाना, इसको अगर समझ पाओगे तो लेवल थोड़ा सा एक उठाएंगे, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट इधर का हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु विरामावस्था से, एक वस्तु विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है,
सेकंड तक चलता है तो अंतिम के 3 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। अंतिम के 3 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। क्या तुमसे बन सकता है? वाह, कोशिश करो, पहले फिगर ड्राफ्ट करके कोशिश करो। कोशिश अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी स्थिति है, सीखते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो बच्चे नहीं समझ पाए हमारे साथ ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, इस पर जरा ध्यान दो। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ जाए। पढ़ो पहले बढ़िया से। एक वस्तु विरामावस्था से, बोलो विराम का मतलब u बराबर 0। ये तो समझते हो सब। कितने एक्सेलरेशंस? वेरी गुड। a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कितने देर तक गया? 10 सेकंड। बोलो b पर पहुंच गया और यहां से यहां कितना समय लगा? 10 सेकंड। ये लाइन समझ गए हो? जल्दी बोलो, अंतिम के कितने सेकंड? 3 सेकंड। बताओ, अंतिम के 3 सेकंड तो बचा कितना? 7 सेकंड। नहीं समझा जी? अंतिम का 3 सेकंड तो बचा कितना? 7 सेकंड। पहला काम क्या सिखाए? 7 सेकंड में वेग क्या हो? बोलो 7 सेकंड में वेग v बराबर u प्लस at। u का मान बोलो 0, a का मान बोलो 4 और t का मान 7। बोलो 7 गुना 4 28 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए v है लेकिन इसके लिए u है तो u बराबर 28 मीटर पर सेकंड हो गया। अंतिम 3 सेकंड नहीं बना दोगे? s बराबर फार्मूला बोलो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो u का मान बोल दो जल्दी 28, t का मान 3। वेरी गुड। हाफ a का मान 4, t स्क्वायर 3 गुना 2 गुना 4। बोलो 28 गुना 3 कितना हो गया? 84 और 3 गुना 3 9 गुना 18। 84 प्लस 18 102 मीटर आंसर। क्या किसी बच्चे का आया था? लाए थे? वाह, वेरी गुड। थोड़ा चढ़ा दिया, लिख दो। अब धीरे धीरे आपका स्टेप अच्छा हो गया। ये क्वेश्चन बना दिए, मतलब बहुत अच्छी स्थिति। क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु विरामावस्था से विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है। 10 सेकंड तक चलता है। पहले 5 सेकंड में y1 दूरी, y1 y के नीचे 1 y1 दूरी और अंतिम 5 सेकंड में y2 दूरी तय करता है। y2 दूरी तय करता है तो y1 और y2 में संबंध बताएं। y1 और y2 में संबंध बताएं। हमारे लड़के तो बेचारे परीक्षा में y1 और y2 देख लिया, डर से अगला पड़ेगा क्योंकि चॉइस जानते हो क्या देगा? y2 बराबर 2y1, y2 बराबर 3y1, y2 बराबर 4y1। ऐसे चॉइस देता है। लड़के बहादुरी से अगला क्वेश्चन पढ़ता है कि पूछा तो लेकिन बहुत घुमाए। अभी हम समझा रहे हैं, अगर ध्यान दे दिया कुछ भार नहीं, अचानक मुस्कुराओगे कि सर बड़ा हल्का। बोलो, एक वस्तु विरामावस्था से a और b, एकदम कलम रख के पूरा ध्यान चाहेगा आपका, पूरा ध्यान दो। विरामावस्था से तो u बराबर 0, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 सेकंड तक चलता है। पूरा दूरी कितना है? 10 सेकंड। शुरू के 5 सेकंड में y1 दूरी और अंतिम के 5 सेकंड में y2 दूरी। बोलो ज्यादा कौन होगा? एक्सीलरेटर दे रहा है तो y2 ज्यादा होगा, ज्यादा है y2। अंतिम के 5 तो a का मान 2, b का मान 5, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए v है तो बोलो इसके लिए u है, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। निकल गए। अब हो गया शुरू के 5 सेकंड में दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अंतिम 5 सेकंड में दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बैठा लो, बोलो जल्दी। शुरू के 5 सेकंड में दूरी को किससे लिख रहा है? y1 तो s की जगह y1। बोलो u का मान तो 0 क्यों लिखेंगे, छोड़ देंगे। बोलो हाफ a का मान 2 t स्क्वायर 5 गुने 5। बोलो y1 बराबर 25। क्या तुमसे y2 नहीं निकल जाएगा? बोलो जल्दी, y2 बराबर u का मान 0 छोड़ दो। हाँ, इसका ना चलेंगे जी, इन्हीं के सीधे वहां धर लेना। बोलो इसका u बराबर 10 ले लेना, छोड़ने में कई लोग को बड़ा मजा आता है, छोड़ देता। बोलो टाइम बराबर 5, हाफ a का मान 2 t स्क्वायर 5 गुने 5, 2 से 2 कट गया। बोलो 10 गुना 5 50 प्लस 25 y2 बराबर 75। इसीलिए y2 बराबर y1 में कितना गुना करें?
25 गुना 3 75 तो 3y1। बोलो यहाँ आंसर कौन था? बी। मजे की बात समझ गया जो लोग बनाने आया गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। परीक्षा में इतना बनाना उनाना नहीं है। जब कहेगा शुरू वाला इतना y1 बाद वाला y2, कहना हम बनाते नहीं है। y2 बराबर 3y1 पूछेगा तो सब में होता है, इसीलिए पूछता है। ये तो तुमको एक के बार बोलते तो तुमको विश्वास नहीं होता, इसलिए बनवा दी। परीक्षा में बनाने उनाने मत लग। जब कहेगा 16 सेकंड चला, शुरू के 8 में y1 बाद के 8 में y2, तुम कहना वो ये वाला है y2 बराबर 3y1, मारो ठीक। अगला क्वेश्चन। अब बोलो लाइन क्लियर हो गया है सबका? तो रेडीमेड वाली बात भी हम लोग सीख गए। अब ये पूरा इत्मीनान से छाप लीजिए। कल का क्लास मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण अंडर ग्रेविटी। चलिए ध्यान दीजिए, जो लोग पुराना सेक्शन ठीक से पढ़े हुए हैं उनको लेसन ऐसे ही ठीक ठाक हो जाएगा, केवल बात को ठीक से समझना। 2 मिनट सब लोग ध्यान दे दीजिए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिराएं या फेंकें तो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। बोलो हम किसी चीज को गिराएं, अगर हम कोई वस्तु लें और इस वस्तु को मान लो सपोज छोड़ दिए, गिर गया, तो बोलो एक समान वेग से गिरा कि वेग बढ़ते गया कि घटते गया? क्या लगता है? बढ़ते गया। इसको रहने दो, खत्म बैठे। तो वेग घटते गया कि बढ़ते गया? बढ़ते गया। आप समझ पा रहे हो? वेग लगातार बढ़ते गया, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं। वेग बढ़ा तो त्वरण है। बात समझिए, एक तल्ला से गिराए एक पत्थर आपके सिर पर, मारा टन, तीसरा तल्ला से गिराएंगे वही पत्थर पर टनाक मारेगा। इसका मतलब है कि वेग बढ़ते जा रहा है। एक समान रहता तो टन टन चलते चल जाता, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, और वेग का बढ़ना ही बताता है कि इसमें त्वरण है, एक्सेलरेशन है। बताओ, हल्की वस्तु कागज में ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा कि भारी वस्तु में ज्यादा मिलेगा? एक भारी वस्तु है और एक हल्का वस्तु है, गिराएंगे, ज्यादा एक्सेलरेशन किसमें मिलेगा? भारी वस्तु में। तो यही मूर्खाई नहीं करना। पृथ्वी सब को बराबर एक्सेलरेट देती है, सब में बराबर लगेगा। अगर हवा का रेजिस्टेंस कम कर दें, स्पेस को मोड़ दें, हवा इसको नहीं रोके, तो आप जहां तक देख पाओगे दोनों का दोनों साथ साथ चलेगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। ये नहीं है कि पृथ्वी भारी को कहेगी कि तुम जल्दी आ जाओ और हल्का को कहेगी देर से आ जाओ। हाँ, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मानना है। अब तुम कागज के हवाई जहाज बनावेगा, उड़ावेगा और कहेगा सर नहीं गिरा, ये तो एयर रेजिस्टेंस का हो गया। हवा को नेगलेक्ट मानो तो 500 किलो का पत्थर हो चाहे चिड़िया का पंख हो, सतह पर दोनों एक साथ गिरे। ये सब रेलवे तुमको यहीं से क्वेश्चन शुरू कर लेता है कि किसी पहाड़ की ऊंचाई 80 मीटर है और इसके चोटी से 2 किलो, 8 किलो और 15 किलो के 3 पत्थर को एक साथ छोड़ा गया है, तो पहले सतह पर पहुंचेगा 2 किलो वाला, 8 किलो वाला, 15 किलो वाला एक साथ पहुंचेगा। जल्दी बोलो। बस जो लड़का देखे हुए वो लोग मुस्कुराता है कि कौन बड़ा चीज है, एक साथ पहुंचे। नहीं जो देखे हुए वो कहेगा पूछने वाला बात है, 15 किलो पहले पहुंचा देता। तो लक्षण समझ में आ रहा है ना सबको? तो पृथ्वी हर वस्तु को एक ही एक्सेलरेटर देती है, कोई नाइंसाफी नहीं, हल्का रहो भारी रहो सब एक साथ। और पृथ्वी के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। जब कोई वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिराएंगे तो इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पृथ्वी देती है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी देती है। और आपको याद है पिछला लेसन में त्वरण को ए कहते थे, तो इस गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ छोटी जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है? जी। और इस छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर इन लाइफ टाइम रिचार्ज, ये कभी नहीं बदलता। हल्का रहे भारी रहे, सतह पर जब भी गिराओगे तो ये कहेगा कि जी हम परमानेंट है। अगर मन करे कि जल्दी बनाए तो हमको 10 ले लीजिए, मन करे कि एकदम खूब बनाए, देर तक बनाए तो कहेगा 9.8 ले लीजिए। अरे 9 रुपया 80 पैसा, 10 रुपया नहीं हो गया? सामान के दाम है बिस्किट का 9 रुपया 80 पैसा, और तुम 10 रुपया के नोट देके खड़ा रहेगा कि चलो जाएगा, घर भागो, हो गया 10। तो कोई 9.80 भी रहेगा तो 10 के नोट देके कहेगा कि हाँ 20 पैसा, चलता नहीं, प्रॉफिट खोज रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लगभग 10 क्यों हो गया, ये बात क्लियर हो गया सबका? अब सुन लीजिए, पृथ्वी दोनों तरह की बात रखता है, गिराओगे तो खींचेगा प्लस, फेंकोगे तो माइनस हो। तभी ब्रेक मारता है, इतना ही से फेंक दिए तो ब्रेक मारा और फिर रुक के तब नीचे आए। इसीलिए आपसे पूछेगा 2-3 बार, गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? जल्दी बोलो। मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक के तब नीचे आए, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात हम लोग सीख गए कि मैक्सिमम हाइट पर वेग बराबर 0 होता है। फिर हम लोग सुने, जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। फिर से बात सुनना, जितना टाइम अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना ही टाइम अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। तुमसे पूछा जाए कि एक आदमी किसी गेंद को फेंका तो 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर चला गया, तो कितना देर में कैच कर लेगा? जल्दी बोलो, कितना होगा? 3 सेकंड। बाहर ना लाए, 3 सेकंड में तो ऊपर गया, अब 3 सेकंड में आया तो 6 सेकंड में कैच करेगा। गजब का मूर्ख है ये लोग को। कहा 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर गया, कितना देर में कैच करेगा? तो 3 सेकंड। 3 सेकंड में उड़ के वो भी साथ जाएगा क्या? 3 सेकंड में तो मैक्सिमम हाइट पर गया, 3 सेकंड में नीचे आएगा तो कैच कितना देर में किया? 6 सेकंड। लक्षण सब एकदम फिट किया और तब जाके चले। अब हम लोग जरा देखें, आपको पुराना सब फार्मूला याद है, V बराबर U प्लस AT है याद? इस लेसन में A की जगह G चले, और G की खूबसूरती है कि प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता। ऊपर फेंकोगे तो माइनस चलेगा, नीचे फेंकोगे तो प्लस चलेगा। तुमको तय करना है कौन फार्मूला चले। तुमको दे देंगे कि छत पर से गिरा रहे हैं तो कहना कि जी गिरा रहे हैं तो प्लस वाला चले, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस वाला चले। बोलो S की जगह यहाँ H चलेगा, क्योंकि इसमें दूरी नहीं है, ऊंचाई। H बराबर फार्मूला ut प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। बस इसी 2 फार्मूला का इसमें खेल। और थ्योरी फिर से 2 मिनट हम आपको बता दें, 2 मिनट थ्योरी बढ़िया से देख लोगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। पहला एक तो लेवल थोड़ा सा अच्छा करे तुम्हारा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो h बराबर हाफ GT स्क्वायर हो, तो h और t के बीच का ग्राफ कैसा हो? तो कभी भी कोई फार्मूला में अगर स्क्वायर लगता है तो उस ग्राफ हमेशा ध्यान रखना ऐसे चलता है, और इस ग्राफ को परवलयाकार पैराबोलिक कहते हैं। तो कभी-कभी बढ़िया क्वेश्चन तुमको भेंट हो जाएगा कि एक
वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, बोलो तो एक समान त्वरण से गतिशील है, और वेग एक समान रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। एक वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, तो वेग घट जाएगा बढ़ जाएगा कि एक समान रहेगा? एक समान रहेगा। बाहर ना लाए। त्वरण एक समान है, एसिलेटर एक समान है, तो एसिलेटर जब एक समान होगा तो वेग बढ़ते ना चल जाएगा जी। त्वरण एक समान जब बोलेंगे तू का त्वरण है तो समझना कि वो एसिलेटर परवलयाकार। अब इसमें थ्योरी को 2 मिनट में वाइंड अप करें। फिर से सुनो। जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिराते हैं तो वस्तु का वेग होता है एक समान, त्वरित, मंदित। आंसर बोलो। गिराएंगे तो आंसर क्या होगा? त्वरित। ज्यादा पृथ्वी त्वरण देता है हल्के वस्तु में कि भारी वस्तु में? सब में समान। सब क्लियर हो रहा है? बताओ वस्तु को गिराएंगे तो वेग घटते जाएगा बढ़ते जाएगा एक समान रहेगा? बढ़ते जाए। और सभी वस्तु में त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सबका? अब फार्मूला जीरो, मैक्सिमम हाइट पर वेग जीरो। जितना समय मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगेगा उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से आने में लगेगा। ये भी याद हो गया? दो फार्मूला v बराबर u प्लस माइनस dt, h बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर हो गया? जल्दी इस बात को नोट कीजिए, लिखिए जल्दी से, डैश देके, डैश देके लिख दीजिए। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को नीचे की ओर गिराते हैं, नीचे की ओर गिराते हैं तो इसका वेग लगातार बढ़ते जाता है, इसका वेग लगातार बढ़ते जाता है और वस्तु का वेग त्वरित होता है, और वस्तु का वेग त्वरित होता है। वस्तु का वेग त्वरित होता है। त्वरित माने एक्सेलरेटेड। हल्का में ज्यादा त्वरण होगा कि भारी में? सब में समान। नीचे स्तर लाकर डैश देके लिख दीजिए। जब वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिराते हैं, जब वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिराते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिराते हैं तो हल्का या भारी वस्तु में, तो हल्का या भारी सभी वस्तु में, हल्का या भारी सभी वस्तु में एक क्षण उत्पन्न होता है, एक समान त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण, जिसे गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में जी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में जी कहते हैं। और इसका मान, और इसका मान नीचे लिख दीजिए। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नीचे डैश देके लिखिए। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग, बोल दो कितना होता है? शून्य। वेरी गुड। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है, शून्य होता है। नीचे डैश देके लिखिए। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में जितना समय, जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है, जाने में लगता है उतना ही समय, उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है, अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है, नीचे आने में लगता है। नीचे दो फॉर्मूला लिख दीजिए, बस यही दोनों का मेन काम है। v बराबर u प्लस माइनस gt और h बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। v बराबर u प्लस माइनस gt, h बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। बोलो प्लस कब लोगे? नीचे आएगा। माइनस कब लोगे? वेरी गुड, भी लिख दो। जब कॉपी पढ़ो तो अपने लगे कि मेरा सब लाइन क्लियर है। डैश देके लिख दीजिए। जब वस्तु नीचे की ओर आता है, जब वस्तु नीचे की ओर आता है तो गुरुत्वीय त्वरण को, गुरुत्वीय त्वरण को धनात्मक लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को धनात्मक लेते हैं। और जब ऊपर की ओर जाता है, और जब ऊपर की ओर जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं। जब ऊपर की ओर जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं। चलिए यहां तक बेस एकदम सबका ठीक ठाक हो गया ना? बोलो पहाड़ पर से 10 किलो, 40 किलो और 80
किलो के पत्थर को एक साथ छोड़ा जाएगा, पहले नीचे बन जाएगा, एक साथ है। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम लोग ये वाला समझ गया है, अब थोड़ा हट देते हैं, सुन लो बढ़िया से। 20 किलो के पत्थर को तिरछा फेंके हैं, 20 किलो के पत्थर को तिरछा फेंके हैं और 40 किलो वाला पत्थर को सीधा गिराए। अब पहले कौन आएगा? सुन लो, अब सीधा सीधा नहीं है, 20 किलो वाला ऐसे और 40 किलो वाला ऐसे एक साथ, पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? 40 किलो। लट्टू नंबर है, दोनों एक साथ आएगा, ऐसा फेर मत रहना। भार पर कोई मतलब नहीं है, सबको गुरुत्वीय त्वरण एक साथ खींचता है, इसीलिए कई बार परीक्षा में दे देगा एक कैरम की गोटी सीधा नीचे, दूसरा का तिरछा मार, सब एक साथ आएगा। इस सब फेर में माया मोह में मत पड़ना, नहीं तो लट्टू नंबर आ जाएगा। 40 किलो सीधे है तो मार दो, पहले पहुंच जाएगा, नंबर भी वैसे खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुन ले, अब यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू हो रहा है। ये तो इतना तो थ्योरी था, जिसका थ्योरी बढ़िया हो जाता है न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक बनता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन रहेगा, तुम ऑटोमेटिक समझने लगोगे। बोलो मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या होगा? 0। जितना देर मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगेगा उतना ही देर ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ये सब समझ गया ना? बना तो चार हिसाब जहां बनाएंगे एकदम फिट हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, लिखिए 20 मीटर ऊंचे छत से 20 मीटर ऊंचे छत से किसी वस्तु को 20 मीटर ऊंचे छत से किसी वस्तु को नीचे की ओर गिराया जाता है। किसी वस्तु को नीचे की ओर गिराया जाता है, नीचे की ओर गिराया जाता है तो फर्स्ट नंबर में लिखिए, फर्स्ट वस्तु कितने देर में सतह पर आ जाएगा? वस्तु कितने देर में सतह पर आ जाएगा? कितने देर में सतह पर आ जाएगा? और सेकंड, वस्तु किस वेग से सतह से टकराएगा? सेकंड, वस्तु किस वेग से सतह से टकराएगा? किस वेग से सतह से टकराएगा? नंबर की एक बार हमारे साथ समझिए, फिर ऐसा देंगे बनाइए, ऐसा 3-4 राउंड जहां हुआ डर खत्म हो जाएगा तो परीक्षा में कुछ भी देखा बन जाएगा। डर खाली भगाओ। सुनो पहले, एक वस्तु को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, एकदम ध्यान देना क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो बोलो तो हाइट कितना है? 20 मीटर। जिस समय गिरा रहे हैं अभी वेग कितना है? यानी पहला वेग बराबर 0। दो बात मुझे दिया है, और अगर गिरा रहे हैं तो जी प्लस चलेगा कि माइनस? तो बस h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये अपने से लिखने नहीं आएगा, ऊपर फेंकते तो माइनस, नीचे गिराएंगे तो प्लस। समझ रहे हैं सब? अब जल्दी से बोल दीजिए सोच करके, h का मान कितना है? 20। बोलो u का मान, साफ हो गया? बोलो हाफ, g का मान बोलो 10 और t स्क्वायर। 2 गुना 5 10, 5 गुना 4 20, t बराबर √4, 4 का वर्गमूल 2 सेकंड। 2 सेकंड में सतह पर चलाएगा, आंसर हो रहा है। दूसरा कह रहा है किस वेग से सतह से टकराएगा? v का फार्मूला बोलो, u प्लस gt। बोलो v बराबर u का मान, क्यों लीड बर्बाद करें, 0 को लिखना ही नहीं। बोलो g का मान, परमानेंट लाइफ टाइम रिचार्ज, ये देखेंगे तो 10 के बुला ले, और गुना t का मान 2, बोलो 10 गुना 20 मीटर प्रति सेकंड, आंसर हो गया। फिर से सीख लीजिए, आपको अपने से ध्यान देना है। h बराबर फार्मूला जान रहे हो, फिर से उतारो नहीं अभी, बिना देखे बने। 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ रहे हैं तो h बराबर 20, छोड़ रहे हैं तो अभी वेग बराबर 0, नीचे गिर रहा है तो प्लस का फार्मूला, h की जगह 20, u 0 है तो सब लिख के लीड बर्बाद नहीं करेंगे। हाफ g का मान 10 t स्क्वायर, 2 बचे 10, 5 के 20, t बराबर √4, 2 सेकंड। ठीक है, फार्मूला में सेट करो, आंसर हो। क्लियर हो सब कोई? लिखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, उतारे दीजिए, इसी टाइप का अगला बनाओ, अपने ही वाला हो जाए। माया मोह है, ये अक्षर के साथ थोड़े आएगा, वो अपना कोई अक्षर करे, इसलिए एकदम लक्षण ठीक रखो। क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को किसी टाइप का दे रहा है, एक बनाएंगे किसी टाइप का बनाओ। किसी वस्तु को 45 मीटर की ऊंचाई से 45 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है, नीचे की ओर गिराया जाता है तो कितने समय में यह सतह पर पहुंच जाएगा? यह सतह पर पहुंच जाएगा और सतह से किस वेग से टकराएगा? और सतह से किस वेग से टकराएगा? बन पाएगा कि नहीं जो बता दो? बन जाएगा, बहुत बढ़िया। मूर्ख लोग छापो, छापने का ही समय है, मूर्ख छापने में लगो, बुद्धिमान लोग बनाने में लगो। एक अपने से बन जाएगा, अगर आपने नहीं छापो। वस्तु को 45 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं, हमारे कमजोर बच्चे समझो, h बराबर 45 मीटर, गिरा रहे हैं तो अभी वेग क्या है? 0, बहुत बढ़िया। h 45 मीटर और गिरा रहे हैं तो u बराबर 0, नीचे ना गिरा रहे हैं तो प्लस चलेगा कि माइनस? प्लस, तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बोलो h का मान 45, u का मान 0, 0 गुना कुछ भी 0, हाफ g का मान t स्क्वायर, 2 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, t बराबर √9, 9 का वर्गमूल 3 से। लाए थे? जल्दी से बोलो, v बराबर फार्मूला u प्लस gt, u का मान 0 छोड़ दो, g का मान 10, t का मान 3, 30 मीटर प्रति सेकंड। लाए थे? अगला क्वेश्चन लिखो, बस दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, अपने से सब आने लग गया, हिम्मत आ जाएगा। अब तब कोई बोलेगा कि मतलब देखिए तो जोर लगा दो तो बन जाए। तुम लोग बिना अंदर से पढ़ाई कुछ सब पहले रहता है, न्यूमेरिकल ना, ये नहीं होगा, कैसे बने? जोर लगाओ, का कह रहा है, हिम्मत करो तो होगी। लिखे जरा क्वेश्चन, बढ़िया से सोच के बनाइए। लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को कैच लेकर, क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को कैच लेकर उत्साहित होकर, कैच दिया रखो से, उत्साहित होकर गेंद को
गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक देता है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक देता है तो कितने समय के बाद वह गेंद को पुनः कैच कर लेगा? कितने समय के बाद वह गेंद को पुनः कैच कर लेगा? गेंद को पुनः कैच कर लेगा। सुन लो पहले क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्रिकेट खिलाड़ी लोग लिया कैच, खूब खुश हो गया और गेंद को पूरी हवा में फेंक दिया तो कितना देर बाद दोबारा कैच कर? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? अभी हम समझा रहे हैं, पहले एक तो कैच मत करो, हमारे साथ कैच करो। अगला क्वेश्चन जो देंगे इसी टाइप का देंगे, एकदम बुद्धि लगा के बना देना। एक टाइप और चलेगा तो एकदम सीख जाओगे। मोशन ग्रेविटी में रेलवे इससे ऊपर नहीं जाएगा, ग्रुप डी वगैरह में तुम्हारा निश्चित बन जाएगा। बाकी केवल न्यूमेरिकल राउंड एनटीपीसी के बाद एक बैच और चलेगा, वो ओनली न्यूमेरिकल हो और वो ओनली न्यूमेरिकल स्पेशली फॉर ग्रुप डी चलेगा। उसमें हर पेट न्यूमेरिकल केवल है। थ्योरी 2 मिनट सुनो, न्यूमेरिकल शुरू हो जाए तो वो न्यूमेरिकल जिनका कंप्लीट रहेगा, मनाओगे भगवान से मन्नत की न्यूमेरिकल खाली पूछ बनाने आ गया तो न्यूमेरिकल में क्या है, फटाफट बनना शुरू हो जाएगा तो वो दुख भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल से बहुत परेशान नहीं रहो। चलिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पढ़िए जरा ठीक से पढ़िए। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेकर ले ली, उत्साहित होकर कैच लिया तो उत्साहित होगा ही, गेंद को ऊपर की ओर उछाल दिया है। कितने वेग से? u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड से। अच्छा ये बताओ, फेंक देगा तो मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या होगा? 0। फिर कैच कर ले, ध्यान दीजिए। 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या होगा? 0। फिर नीचे कितना देर में गेंद को दोबारा कैच कर लेगा? ये क्वेश्चन। तो पहले ये बताओ, गेंद तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो फार्मूला बोलो, v बराबर u माइनस gt। यहां प्लस तो नहीं चले, बोलो v का मान कितना? 0। u का मान बोलो 20 माइनस g का मान 10t, माइनस से इधर ले आओ 10t बराबर 20 तो बोलो t बराबर 20/10 2 सेकंड। तो कितना देर में कैच कर लिया? 4 सेकंड। 4 सेकंड, ये 2 सेकंड। हाँ अब सीख गया, 2 सेकंड में तो मैक्सिमम हाइट पर गया और फिर नीचे आएगा 2 सेकंड में तो 2 + 2 बराबर 4 सेकंड। यही थ्योरी में तुमको समझा रहे हैं, फिर से सीखो। इसमें कोई भार है जी, चटनिया क्वेश्चन है इसमें, खाली सोचना है। खाली सोचो, 20 मीटर से फेंक दिया तो बोलो मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या हो? 0। तो तुम कहना शुरू वाला वेग ही, बाद वाला वेग भी। कितना देर में 0 हो गया निकाल लो। ऊपर फेंके हैं तो प्लस चलेगा कि माइनस? माइनस। और 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर गया तो 2 सेकंड में नीचे आएगा 4 सेकंड में। कैच हो, बोलो ऐसा ही दे दे, अगला बना देगा साहब, जगह छोड़ के अगला क्वेश्चन। जिससे नहीं बनेगा वो छाप लेना, जो अच्छा लगे तुमको। लिखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी गेंद को, अगर कैच नहीं लोग ऐसे ही फेंक दिया। एक व्यक्ति किसी गेंद को 45 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में उछाल देता है। 45 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में उछाल देता है तो कितने समय के बाद यह गेंद को दोबारा कैच कर लेगा? कितने समय के बाद यह गेंद को दोबारा कैच कर लेगा? बन पाएगा तुमसे? खूब बढ़िया से दिमाग लगा दो। क्या कह रहा है उसको जरा बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दीजिए पहले बढ़िया से। क्रिकेट खिलाड़ी या कोई चीज गेंद को कितने वेग से फेंक दिया? जल्दी बोलो। 45 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया। बोलो v बराबर कितना हो जाएगा? 0। 10t बराबर 45 तो बोलो t बराबर 45/10 4.5 सेकंड। बोलो 4.5 सेकंड में ऊपर गया, 4.5 सेकंड में नीचे आया, क्या सेकंड हो गया? 9 सेकंड। आंसर हो, नहीं समझे क्या जी? क्लियर है सबका? चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और लिख दीजिए अगले टाइप का, जिसपे आपका मेन कंसेप्ट आ जाएगा। लिखिए, एक व्यक्ति किसी पत्थर को छत से नीचे की ओर गिराता है। छत से नीचे की ओर गिराता है तो पत्थर 3 सेकंड में सतह पर आ जाता है। तो पत्थर 3 सेकंड में सतह पर आ जाता है। 3 सेकंड में सतह पर आ जाता है तो छत की ऊंचाई बताएं। छत की ऊंचाई बताएं। बन पाएगा सबसे? जल्दी से सोचिए क्या कह रहा है, इसको जरा बढ़िया से सोच लीजिए, तुरंत सबसे बन जाएगा। क्या कह रहा है एक बार ईमानदारी से जरा पढ़िए, पढ़िए तो क्या कहा? हाँ सुनिए जरा बढ़िया से क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी गेंद को या कोई वस्तु को छत से फेंका तो बोलो u बराबर 0। कितने देर में सतह पर आया? 3 सेकंड में सरफेस पर पहुंच गया तो कितनी ऊंचाई छत की? बहुत हल्का है जी। h बराबर ut प्लस हाफ gts का। u का मान बोलो 0, दिखाई होगी। बोलो हाफ g का मान 10 t स्क्वायर 3 गुना 3। बोलो 5 दिया 15 दिया 45 मीटर। आंसर हो, भारी था क्या? एक बरसाती क्वेश्चन बना लेते हैं, बरसात आ रहा है, एक बरसाती बनाते हैं, उससे बुद्धि बढ़े। ये सबसे कल्पना शक्ति बढ़ेगी तुम्हारा। कल्पना शक्ति जितना अच्छा है तुम तैयार हो जाओगे कोई क्वेश्चन बनाने के। देखो कई लड़के की आदत होता है किताब से, तो किताब वाला बनाएगा और अंदर अंदर डराते रहेगा कि भगवान लड़ जाए। हाँ इससे बाहर कुछ नहीं। कोई किताब से जरूरत नहीं है, कंसेप्ट ठीक रखो और मन को तैयार रखो कि कोई किताब से लाए तो तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। लाओ मैं क्या पूछे, तू को फार्मूला दिन में भाई का हो, इतने ना सोचना है जी। ये मन जिस दिन तैयार हो गया उस दिन परीक्षा का क्वेश्चन ताजा आएगा, कुछ भी लेट होगा तुम रेडी। तुमको ये हमेशा सोचना रहेगा, ताजे प्रश्न के लिए अपने आप को
अंतराल पर पानी का बूंद नीचे टपकता है, पानी का बूंद नीचे टपकता है। जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, उस समय पहला बूंद सतह पर आ जाता है। जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, उस समय पहला बूंद सतह पर आ जाता है, पहला बूंद सतह पर आ जाता है। तो छत की ऊंचाई बताओ, तो छत की ऊंचाई बताओ। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। कोई लड़का तो खाली पढ़ेगा, तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ने को तैयार ही नहीं बने। अभी हम समझाएं, एक बार देख लो, तो अचानक कहोगे कि सर बहुत हल्का था, झूठ मूठ कर रहे थे इससे। सुनिए ठीक से, पहले एकदम बोर्ड पर ध्यान दे दो। बरसात का मौसम है, छत टपक रहा, तो जिस समय बूंद टपकेगा उस समय इसका शुरुआत का वेग 0। बूंद तो शुरू में 0 से ही बेटा शुरू करें। प्रत्येक 2 सेकंड पर बूंद गिर रहा है, तू एक बूंद और गिरा, फिर तू एक बूंद और गिरा। तो जब तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, बोलो थर्ड बूंद टपकने को तैयार है, तो पहले कितना बूंद गिरा? 2 सेकंड के इंटरवल पर है, यानी दूसरा बूंद का कितना सेकंड हो गया है? 2 सेकंड हो चुका है। तो पहला बूंद का कितना हुआ है? बोलो 4 सेकंड हुआ। ये बात समझ में आया है? हर 2 सेकंड पर बूंद है। तो बोलो तीसरा टपकने को तैयार कब होगा? जब दूसरा का 2 सेकंड हो गया। तब पहला का कितना सेकंड हुआ? 4 सेकंड। और क्वेश्चन कहता है कि पहला सतह पर चला आया, तो तुम समझ गया कि 4 सेकंड में सतह पर आता है, तो छत की ऊंचाई क्या है? इस सबसे कोई मतलब नहीं। यानी h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बोलो h बराबर u का मान बोलो 0, ये गायब हो गया। हाफ g का मान 10 t स्क्वायर, 4 गुने 4 2 दूना 4, 80 मीटर। मामला खत्म। इसी में कोई लड़का परेशान रहता है कि बात छत टपक रहा है तब का। बताओ, बहुत भारी लगा तुमको? बन सकता है सबसे? तो अब इसमें सुन लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी आपका कंप्लीट हो गया। अब इस प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, आज हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल पढ़ लेंगे। अगले क्लास में आपका सर्कुलर मोशन चलेगा, तब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चलेगा। उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ोगे तो एक मेन सेक्शन निकल जाएगा। चलिए सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? पहले 2 मिनट सब लोग ध्यान दीजिए। इस मोशन का दरोगा बहाली में बहुत काम आएगा। बताइए, आपको अगर लॉन्ग जंप करना है, तो आप कई बार देखे होंगे कि कुछ लोग को ताकत खूब है, दौड़ के आया और उछल के यहीं रह गया, उछला बड़ा कस के। कई लोग ऐसा भी है जो यहाँ रह गया। मैक्सिमम दूर जाने के लिए आप पढ़ोगे आज कि अपने आप एक एंगल है, उस पर मैक्सिमम दूर जाओगे, ये 45 डिग्री आएगा। यानी जिस लड़के को लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करना है, तो वो क्या करोगे? जहां से उछलना है वहां पर एक बांस पहले कर दीजिए, और उसके बाद घर से एक चांद लेते जाइए और उसको नापिए 45 डिग्री कहाँ, 45 डिग्री पर एक और बांस की पट्टी तिरछा कर दीजिए 45 पर। और कोई दौड़ के आए तो बस यही ट्रेनिंग है, हमेशा कोशिश करें इतने पे जंप करने का, तब ही मैक्सिमम हो। नहीं तो ताकत तो है, दौड़ के आएंगे, अगर ये एंगल बढ़ा देंगे तो आपका ही कम हो जाएगा। तो एक खास एंगल है जिस पर आप मैक्सिमम दूर जाएंगे, वो कितने डिग्री है? 45 डिग्री। अब वो कैसे है, क्या है, इसको समझाएंगे। तो पहले तो हम लोग समझें, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब किसी वस्तु को हम लोग थीटा कोण पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि थीटा 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, किसी चीज को हम फेंकें और वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, तो ऐसे मोशन को हम लोग प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जितना दूरी तक जा रहा है, इसको हम लोग परास, रेंज के नाम से जानते हैं। परास को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेंज। ये मान लो u वेग से इसको फेंके हैं, तो किसी भी तिरछा वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। नीचे वाले में कॉस लगाते हैं और ऊपर वाले में साइन लगाते हैं। यानी इस वस्तु को हम फेंके तो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। बोलो, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है? u sin थीटा। और आगे कौन लेके जा रहा है? u cos थीटा। दोनों जिम्मेदार। मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगता है, इसको टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में समय को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो उड़ान का समय टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बोलो, क्लियर है सबका? अब इसमें हम अभी चेक करें आपकी स्थिति कितनी अच्छी है, तब थ्योरी उसी अनुसार से शुरू होगा। पहले क्वेश्चन लिखिए। प्रक्षेप्य गति में क्वेश्चन शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रश्न आप पढ़ते जाएंगे, बनते चला जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान। प्रक्षेप्य का पथ होता है, पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, प्रक्षेप्य का पथ होता है चॉइस ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, चॉइस ए सरल रेखा, चॉइस बी परवलयाकार, परवलयाकार पैराबोलिक, परवलयाकार पैराबोलिक, परवलयाकार पैराबोलिक, चॉइस सी सर्कुलर वृत्तीय, 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 और चॉइस डी दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल, इलिप्स को दीर्घवृत्त कहते हैं, दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल पथ। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो रीडिंग 5 क्वेश्चन है अभी करेंगे तो आपको प्रोजेक्टाइल का बेस आ जाएगा, फिर इस पर थोड़ा सा रेंज हाई पे चलेगा। तो पहले सभी लोग जल्दी से बताओ, ये प्रोजेक्टाइल का पथ कैसा है? जल्दी बोलिए। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल का पथ पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। तो सही आंसर बी, परवलयाकार। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने समझा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए। अधिकतम ऊंचाई पर, इसमें स्टार लगा दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप्य का वेग होता है, अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप्य का वेग होता है, किसी प्रक्षेप्य का वेग होता है
चॉइस ए यू साइन थीटा, बी यू कॉस थीटा, सी यू tan थीटा और डी शून्य। एकदम हल्का क्वेश्चन दिया है, एकदम आराम आराम से बनाते चले और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले। अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेपी का वेग होता है, आप अपने से जल्दी से सोचें और आंसर बोले क्या होगा, क्या होगा, यू tan थीटा साइन थीटा। कितने को लग रहा है यू साइन थीटा होगा? अच्छा, यू कॉस थीटा कितने को लग रहा है? यू tan थीटा और जीरो। बहुत बढ़िया। पिछले दिन ही समझाए हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? शून्य होता है। तब जाकर के गया और रुक करके नीचे आ गया। तो आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? आंसर शून्य। बोलो आंसर किस पर टिक मारोगे? शून्य। तो नंबर भी शून्य हो जाएगा, नंबर भी शून्य हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान दो जी, बात सुनने पर इन लोग बड़ा खुश हो गया, समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति है तब शून्य सही आंसर। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें भेजते हैं तो एक हाइट पर रुक के नीचे आता है, लेकिन जब हम कलम ऐसे फेंकेंगे तो तुम्हें क्या लगता है मैक्सिमम हाइट पर रुक जाएगा क्या? रुकेगा तो नहीं, तो जीरो कैसे होगा? इसीलिए कलम को जब प्रोजेक्टाइल में फेंकोगे तो रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। और बोलो इसको आगे बढ़ाने वाला बल कौन है? यू कॉस थीटा। और इसीलिए मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या होता है? यू कॉस थीटा। बात सुनोगे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इतना खतरनाक है कि सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के ही लड़के इसको बना पाते, नहीं तो बाकी तो बेचारे अधिकतम ऊंचाई तो जीरो मार के बेचारा जीरो की ओर चलता। मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं रुकता, मोशन अंडर ग्रेविटी रहता तो जीरो सही होता। और इसीलिए इसमें आगे जो बढ़ते जा रहा है तो आगे बढ़ने वाला वेग यू कॉस। क्या मैक्सिमम हाइट पर ऊपर भी जा रहा है? नहीं, ऊपर कौन ले जा रहा था? यू साइन। ये खत्म हो गया इसीलिए मैक्सिमम हाइट, इसीलिए साइन नहीं होगा, कॉस कंटिन्यू चलेगा। क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखिए अगला। अगला ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है, व्यवहारिक क्वेश्चन की बात करें, आप लोग से थोड़ा व्यवहारिक प्रश्न ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक शिकारी किसी बंदर के भौं के बीच, भौं आईब्रो, किसी बंदर के भौं के बीच निशाना लगाता है, बंदर के भौं के बीच निशाना लगाता है। बंदर डाल से लटक रहा है, बंदर डाल से लटक रहा है। शिकारी जैसे ही गोली छोड़ता है, शिकारी जैसे ही गोली छोड़ता है, बंदर के हाथ से डाल छूट जाता है। दोनों एक बार हो गया है। शिकारी जैसे ही गोली छोड़ता है, बंदर के हाथ से डाल छूट जाता है, तो बंदर को गोली चॉइस ए नीचे लिखना, चॉइस ए भौं के बीच लगेगा, चॉइस बी भौं से कुछ ऊपर लगेगा, चॉइस सी भौं से कुछ नीचे लगेगा, और चॉइस डी बंदर को गोली नहीं लगेगा, आपको एक बार मन से पढ़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा एक बार बढ़िया से देख लीजिए तो आपका स्टेप आ जाएगा। क्वेश्चन जरा मन से पढ़िए क्या कह रहा है, सब लोग हमारे साथ एक बार सुनिए। एक डाल से बंदर लटक रहा है, नीचे से एक शिकारी भौं के बीच निशाना लगाता है। दुर्भाग्य से जैसे ही गोली छोड़ता है वैसे ही बंदर के हाथ से डाल छूटता है। दोनों एक बार, तो गोली भौं के बीच लगेगा, कुछ ऊपर लगेगा, कुछ नीचे लगेगा, डाल छूट गया इसलिए नहीं लगेगा। पहले एक बार सोचो पहले बढ़िया से क्या लग रहा है, बीच भौं के लग रहा है। अच्छा जब देख ही ले, कितने लोग को लग रहा है भौं के बीच लगेगा? वहां जाओ, भौं के बीच, कुछ नीचे लगेगा और कुछ ऊपर लगेगा और गोली नहीं लगेगा। कितने लोग हैं? तुम लोग शिकारी डर से भाग चलेगा क्योंकि बंदर गिर गया है। तो ध्यान दीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। चाहिए बताइए बंदर अगर डाल में लटक रहा है और भौं के बीच निशाना लगा हुआ है, बंदर लटक रहा है, तो बताइए शिकारी अपने बंदूक से ये निशाना जो लेगा, आप सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे निशाना है, जैसे ही गोली फायर किया वैसे ही बंदर के हाथ से डाल छूट गया, ये चल दिया नीचे। अब बताओ बंदर नीचे गिर रहा है तो पृथ्वी ज्यादा कस के खींचेगी बंदर को की गोली को? जल्दी बोलो, बंदर को बोल रहा है, पृथ्वी किसको कस के खींचेगी? दोनों को बराबर। पिछला दिन समझाए थे कि हल्का भारी से कोई मतलब नहीं है, तो जितना बंदर खींचाएगा उतना ही गोली खींचाएगा, तो यानी दोनों साथ खींचाएगा तो गोली वहीं लगेगा जहां निशाना था, यानी भौं के बीच लगेगा। और इसीलिए पूछता है, फिर से सुन लीजिए, पहले बात को सुनिए। गोली छोड़ा है तो गोली सीधे जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन तो इसका पथ तो ऐसे हो, और जब पथ ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोली को खींच रही। सौभाग्य से इसको भी पृथ्वी खींचेगी क्योंकि डाल छूट गया। तो बताओ ये भी उतना देर में उतना ही नीचे आएगा जितना गोली आया, इसीलिए गोली ठीक भौं के बीच लगेगा। अब जरा जिसको क्वेश्चन को कैसे मूव करता है उसको थोड़ा समझिए, प्रश्न लिखिए। देखिए कई लोग इस क्वेश्चन में सोचता है गोली नहीं लगेगा, यहाँ देख रहा है वहीं का वहीं था। हाँ अब व्यवहारिकता वाला भी आ रहा है, लिखो ना अभी अगला क्वेश्चन व्यवहारिकता वाला है। लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए ऊंचाई पर स्थित निशाने पर बिल्कुल सही निशाना लगाने के लिए
सही निशाना लगाने के लिए, बिल्कुल सही निशाना लगाने के लिए नीचे चॉइस से उसी बिंदु पर ठीक निशाना लगाना चाहिए, उसी बिंदु पर ठीक निशाना लगाना चाहिए, उसी बिंदु पर ठीक निशाना लगाना चाहिए। चॉइस बी, उस बिंदु से कुछ ऊपर निशाना लगाना चाहिए, उस बिंदु से कुछ ऊपर निशाना लगाना चाहिए। चॉइस सी, उस बिंदु से कुछ नीचे निशाना लगाना चाहिए, उस बिंदु से कुछ नीचे निशाना लगाना चाहिए। और चॉइस डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको पहले अपने से सोचना है, तभी व्यवहारिक बात अभी जो बोला वो भी आ जाएगा। थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्वेश्चन और ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल आपके पकड़ में आना शुरू हो गया है। जल्दी से बताओ क्या लग रहा है? ऊंचाई पर कुछ निशाना है और तुमको बंदूक दे दिया जाए तो ठीक जहां लगाना है वहीं सोचोगे कि कुछ हल्का ऊपर कि हल्का नीचे, हल्का ऊपर, क्योंकि पथ इसका कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, पृथ्वी खींचेगी तो हल्का ऊपर सोचना है तो एक्यूरेट लगे। बात समझ लीजिए, अगर ऊंचाई पर कुछ निशाना है और बंदूक 0 से ज्यादा 90 से कम है तो ठीक उसी पॉइंट पर निशाना नहीं लगे, क्योंकि जब सही गोली तुम छोड़ोगे पृथ्वी उसको खींचेगी और तब उसका पथ प्रोजेक्टाइल हो जाए। इसीलिए हल्का ऊपर निशाना लगाओगे तो एक्यूरेट वहीं लगेगा। और कभी कभी सुन लीजिए, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में तुम्हारा कई बार परीक्षा में आ चुका है, कई रेलवे में, कई विभिन्न परीक्षाओं में बंदर वाला बहुत बार पूछे हुए। आजकल सेटर भी तेज हो गया, वो जानता है कि लड़का रट गया होगा तो देगा बंदरे, हाँ गोली वही रहेगा, लेकिन डाल नहीं छोड़वाएगा। अब तब तुम्हारा स्थिति सही हो जाएगा। हमको डाल छोड़वा दिया ना, अब तुमको कहेगा डाल से लटक रहा है बंदर के भाव के बीच एक शिकारी निशाना लगाता है, तो वह जैसे ही गोली छोड़ेगा तो गोली भाव के बीच लगेगा, कुछ ऊपर लगेगा कुछ नीचे लगेगा, नहीं लगेगा। जल्दी बोलिए। और लड़के हमारे जो हाई स्पीड वाले हैं, लड़ गया बंदर भाव मारो वहीं लगेगा। अरे डाल छूटा था तब ना वहीं लगा था, यहाँ छूटा ही नहीं। तो आंसर कुछ ऊपर के कुछ नीचे, कुछ नीचे लगे। तो परीक्षा में ठीक से पढ़ना, डाल छूटा की बचना, ये ध्यान देना तब जाके निकलना। बोलो क्लियर है सबका? अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में स्टार लगा दे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार तुमको जो 4-5 करना है बस प्रोजेक्टाइल का ये क्वेश्चन ही लीडिंग है, बस ये मैक्सिमम अच्छे प्रश्न है। बाकी और फिर थोड़ा सा लेवल इसका चढ़ेगा तो अच्छे से सीखो। क्वेश्चन लिखिए। किसी प्रक्षेपी के अधिकतम परास के लिए, किसी प्रक्षेपी के अधिकतम परास के लिए, परास मींस रेंज, अधिकतम परास के लिए उसे किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, उसे किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, उसे किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? सभी लोग आंसर समझ गए होंगे। मैक्सिमम रेंज चाहिए तो बोलो कितना डिग्री? वेरी गुड, आंसर 45 डिग्री, आंसर 45 डिग्री। अब बताओ किसी लड़के को अगर लॉन्ग जंप करना है तो ट्रेनिंग कैसे दोगे? समझ में आ गया। भले तुमसे लॉन्ग जंप नहीं हो, लेकिन दूसरे को तुम कहोगे कि समझा दोगे कि तुमको लॉन्ग जंप करना है, ताकत है, तो इसके लिए तरीका है। एक बांस सीधा करना है और दूसरे बांस को चांद यहाँ पे स्केल 90 पे रख देना, तो उसमें बीच में 45 लिखा हुआ नजर आए। दूसरा बांस को इसमें इस तरह से बांधे कि ठीक कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। और जो भी दौड़ के आएगा उसको समझाना कि तुमको एक आंख हल्का तिरछा करते हुए, दौड़ते हुए अंदाज रखना कि इतने पर उछलना, इतने पर उछलना, इससे ज्यादा मत उछलना, इससे कम मत उछलना। इस पर उछलोगे तो तुम्हें यार मैक्सिमम दूर ले जाएगा, रेंज सबसे अधिक होगा, इससे ज्यादा रेंज कभी नहीं मिलेगी। बोलो क्वेश्चन आएगा, अधिकतम परास के लिए कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए? 45 डिग्री। ये भी क्लियर है सबका? क्यों 45 आया, थोड़ा सा इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वो लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है आपके लिए। जो जनरल बीपीएससी और दरोगा के लिए हो उनकी कहानी हो गई। बीपीएससी और दरोगा में इससे ज्यादा का प्रश्न नहीं पूछे। खतरा ग्रुप डी सब में है, बात समझ लीजिए। तो इसमें कुछ एग्जामिनेशन जहां कुछ और चले, थोड़ा सा थ्योरी के साथ हम लोग चलेंगे। तो पहले हम थ्योरी के साथ चले। बताओ प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? जब हम किसी भी वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, जहां थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, तो इसे प्रक्षेपित गति कहते हैं। वाला लाइन क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए। अब थ्योरी की शुरुआत है, यहाँ पे हम लोग पूरे देश सब एक साथ बना लेंगे। डैश लिख दीजिए। किसी वस्तु को 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम कोण पर, 90 डिग्री से कम कोण पर, 90 डिग्री से कम कोण पर जब प्रक्षेपित करते हैं, जब प्रक्षेपित करते हैं तो इसके गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, तो इसके गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। नीचे बढ़िया से एक फिगर बना लीजिए और इस फिगर को बढ़िया से ध्यान से समझिए। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक हम लोग यू वेग से फेंके हैं और यहाँ एंगल कितना है? थीटा। यहाँ से इस दूरी को बोलो हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग परास, रेंज के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा है मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग एच कहते हैं। तो हाइट एच है और परास आर है। लिखा गया सबसे? चलिए नीचे, नीचे डैश देके लिख दीजिए। डैश देके उड़ान का समय, उड़ान माने कुल कितना टाइम तक हवा में रहा, वो उड़ान का समय है। उड़ान का समय, इसको हम लोग टीएफ लिखते हैं। उड़ान के समय का अंग्रेजी नाम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ, फार्मूला होता है 2u sin थीटा बटे c। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बटे c। नीचे लिख दीजिए हाइट h, सेकंड नंबर देखिए, हाइट h u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे 2c, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे 2c। बीपीएससी और दरोगा में इतने फार्मूला का काम नहीं है, इच्छा होगी तो पढ़ना, नहीं तो शुरू वाला पार्ट जो किए हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल। नीचे अगला नंबर लिख दीजिए रेंज, बस 3 फार्मूला याद रखते हो तो और अच्छा लेवल तुम्हारा हो जाएगा।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे सी, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे सी। देखो इसका लेवल कैसे ठीक कर रहा है, तुमको अब सब बात रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक की समझ गए हो तो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। जो मैथमेटिकल माइंड है उसको ध्यान रखना है, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये सब फार्मूला दिमाग में सेट रखना है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब लोग बोर्ड पर एक मिनट हमारे साथ समझने का प्रयास करिए, याद होते चला जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2u sin थीटा बटे c। जब हम हाइट बोलेंगे तो बोलो हाइट नीचे है कि ऊपर, तो ये 2 के पकड़ पकड़ के उड़ा देना है, 2 को उड़ाओ u स्क्वायर sin स्क्वायर, अले जाके पढ़ दो 2g, ये हाइट का फार्मूला। हाइट में कुछ नहीं करना है, 2 के टाइम u स्क्वायर sin स्क्वायर अब बटे बोलिए 2g, खत्म। जब रेंज बोलेंगे तो समझना कि नीचे नीचे, ज्यादा नीचे नहीं डालना है, तो रेंज में उड़ाओ u स्क्वायर और sin के गोदी में दे दो 2 थीटा, तो गोदी में रह गया तो नीचे नहीं आएगा, समझ गए ना, गोदी में जाएगा तो नीचे नहीं जाएगा, तो बोलो u स्क्वायर sin 2 थीटा, तो नीचे खाली क्या रह गया जी, दिमाग में से छोड़ा। अब थोड़ा कांसेप्ट लेवल को अच्छा करिए, सुनिए बढ़िया से। आपको क्वेश्चन पूछेगा कितने डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा, सुनेंगे बढ़िया से, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझते जाओ। मैक्सिमम रेंज का मतलब है साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो, यानी साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो रेंज का मान मैक्सिमम होगा। और बोलो साइन 1 कितने डिग्री में होता है, 90 डिग्री में, यानी 2 थीटा बराबर 90, तो बोलो थीटा बराबर 45 डिग्री। यही अभी तुमको रेडीमेड रखवा रहे हैं, अगर ये समझे रहोगे तो रटने का जरूरत नहीं है, ये अपने से बना सकते हो। कैसे 45 आया ये भी बात समझ में आ रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें बताओ, रेंज मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा। तो जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो बोलो इसका फार्मूला क्या होगा, u स्क्वायर बटे c, sin 2 थीटा तो 1 होगा। अब जल्दी से सोच के बताओ हाइट मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा, तो बोलो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो हाइट मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा, u स्क्वायर बटे 2c। अब इस सबसे क्वेश्चन तुम्हारा देगा, जो सुनो कई बार होता क्या ना, ये सब नहीं बताए रहेंगे तो तुमको देखो अच्छा क्वेश्चन छूट सकता है, क्वेश्चन तुमको इस फार्मूला नहीं देता है, लेकिन अब शुरू में एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे कि एक लड़का किसी गेंद को 16 मीटर तक फेंक सकता है, तो वही लड़का उसी गेंद को ऊपर कितना फेंक सकता है। अब देखो लड़का के क्वेश्चन दिया तो बेचारा कई लोग परेशान है कि अब इसमें क्या करें। एक आदमी 16 मीटर गेंद फेंका, अधिकतम कहना रेंज मैक्सिमम 16 है, तो u स्क्वायर बराबर 16g हो। अधिकतम कितना ऊपर फेंकेगा, तो u स्क्वायर का जगह 16g बोलोगे तो बताओ 2 से कितना आएगा 8, आंसर हो। दूसरी बात, अब इतना दिमाग में मत बैठो, फार्मूला के कोई भरोसा नहीं है, कब रहे कब गायब। बात की भरोसा समझो कंसेप्ट। तुमको हम गेंद देंगे तो सोच लो ज्यादा सीधे फेंकोगे कि ज्यादा ऊपर फेंकोगे, जल्दी बोलो सीधा, और रट जाओ सीधा का आधा ऊपर, बस और कुछ मत रखना, सीधा के आधा ऊपर और ऊपर के दुगना सीधा, ये तो वही उल्टा। बोलो एक आदमी किसी गेंद को अधिकतम 5 मीटर तक फेंकता है तो सीधा 10, अधिकतम 9 मीटर सीधा फेंकता है ऊपर 4.5। तुम कहना कि सर सब समझ गया, गेंद फेंक फाक के हम देखे, फार्मूला नहीं रटे, सीधा के आधा ऊपर, ऊपर के दुगना सीधा, बोलो दिमाग में आ गया है। अब तुमको कोई क्वेश्चन कहीं फेंकवाते रहे सीधा और इधर, तो एकदम टन से मार दोगे ना, याद है फार्मूला तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, सीधा सीधा निकल जाएगा। इस पर अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन 2-3 चल रहा है, उन 3 क्वेश्चन में आपका दिमाग एकदम खुलेगा बराबर, लिखिए जरा। पहले नीचे एक बात और डैश करके लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। एक वस्तु को थीटा कोण पर फेंके हैं, दूसरा वह कौन सा कोण होगा जिस पर फेंकने से रेंज वही मिलेगा, तो 90 माइनस थीटा। अगर हम 30 डिग्री पर फेंके हैं तो दूसरा 60 डिग्री पर फेंकेंगे तो रेंज का मान वही होगा। बोलो किसी प्रक्षेपक को 20 डिग्री पर फेंके हैं, दूसरा वह कौन कोण होगा जिस पर प्रयास वही होगा, 90 में से 20 क्या तो 70 हो। तो नीचे लिख दीजिए डैश देके प्रक्षेपक को, प्रोजेक्टाइल को, प्रक्षेपक को थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित करने से, थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित करने से परास का मान समान होता है, परास का मान समान होता है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन फटाफट एक बना लीजिए और तब आपको 2-3 क्वेश्चन बढ़िया दे दे, आपका एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन से किसी क्वेश्चन को बनाने लायक आप हो जाए। लिखिए क्वेश्चन एकदम एक आसान, एक व्यक्ति किसी गेंद को अधिकतम, एक व्यक्ति किसी गेंद को अधिकतम, एक व्यक्ति किसी गेंद को अधिकतम 12 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, अधिकतम 12 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, 12 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, तो वह इस गेंद को अधिकतम, तो वह इस गेंद को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वह इस गेंद को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बोलिए आंसर क्या होगा। तो आप समझ गए कि जितना सीधा फेंकेगा उसका आधा ऊपर फेंकेगा, तो आंसर कितना हो गया 6। कैसे हुआ ये सब तो लाइन समझ जाओ ना। जिस बच्चों को न्यूमेरिकल बनाना इच्छा है तो कहोगे कि इसका मान कितना है 12, तो इसलिए u स्क्वायर बराबर 12g, फिर फार्मूला बैठाओगे u स्क्वायर की जगह 12g लिखोगे, g से g खत्म, 2 से 6 बार कट जाएगा। बोलो बैठाने भी आ गया सबको। चलिए अगला बोलिए, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन दे क्या, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा ढंग का देते हैं, बढ़िया से दिमाग लगाएं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन प्रायः इंटर स्तरीय जो भी एग्जाम में सदस्य है क्या जो सुने हम इतना नहीं लिखते, रेलवे बैच में लिखते भी नहीं है। रेलवे साफ लिखता है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे साइंस में उसका रेंज एनसीईआरटी के 9वां और 10वां क्लास से हो। दरोगा का सिलेबस सीधा लिखता है कि साइंस के प्रश्न इंटर स्तरीय पूछे जाए, सीधा लिखता है। कोई लड़के इस तरह का क्वेश्चन फार्मूला पूछेगा तो नहीं क्लेम कर सकता है कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस, तो इसीलिए इंटर स्तरीय का मतलब सीधे तो नहीं करेंगे, लेकिन इंटर स्तरीय जो फार्मूला है वो आपको एक नजर जरूर रखना चाहिए, और इसीलिए फार्मूला वगैरह लिख रहा है कि आपके दिमाग में एकदम सेट है। तो देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन, देखिए आप बना पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए जरा, अस्तार लगाइए, अच्छा प्रश्न है। लिखिए, किसी प्रक्षेपक के ऊंचाई और
अस्पसज्जा टेंजेंट का मान होगा चॉइस ए 1, चॉइस बी 2, चॉइस सी 3, चॉइस डी 4। अस्पसज्जा टेंजेंट का मान होगा 1 2 3 4। और इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि सब तो आ जाए अगर तो लड़के बहादुरी से छोड़ते। साइंस बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हम समझाएं कुछ मुश्किल नहीं है, इसका अंतिम छोर हम खुद ही चल रहा है, इससे ऊपर नहीं चढ़े। जो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जहां तक बन रहा है हम खुद उसमें एनर्जी लगा रहे हैं। सोच पाए हो कोई क्या लग रहा है? देखिए एक बार समझा रहे हैं, सुनिए जरा कितना आराम का क्वेश्चन है। सुनेंगे तो आप अचानक लगेगा कि बड़ा हल्का क्वेश्चन दिया। किसी प्रोजेक्टाइल का हाइट और रेंज बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है तो हाइट बराबर रेंज। क्या तुम हाइट का फार्मूला जानते हो? क्या होता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे 2c। और रेंज का फार्मूला बोलो, u स्क्वायर sin 2 थीटा का फार्मूला बोलो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बटे c। sin 2 थीटा को तोड़ दें, नहीं समझा सर? बोलो जी से जी कट कर दिए, sin स्क्वायर से sin एक बार कट हो गया, u स्क्वायर खत्म। बोलो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 2 दूना 4, tan थीटा बराबर 4। tan को ही अस्पर्शज्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, और इसका वैल्यू कौन हो गया 4। ये आंसर हो। सेटर क्या किया? तीन बात से किया। लड़के को हाइट का फार्मूला आता है कि नहीं, रेंज का फार्मूला आता है कि नहीं, अब बाकी sin 2 थीटा तोड़ने आता है कि नहीं, इधर उधर करने आता है। तो कहा जरूरत है खाली एक चीज पूछने का कि हाइट का होता है, ऐसा बातें पूछने का कि पूरा सेट। बाकी जो कमजोर थोड़े हो मत फार्मूला याद रहे, ध्यान रखना कि हाइट रेंज बराबर होगा tan थीटा 4। ये तो बात दिमाग में आएगा ना, तो सीधे पहाड़ी टांग लेना बजरंगबली टाइप का। अगर फार्मूला नहीं आता है तो सीधा सीधा रख सकते हो। ये बेहतर प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबका? चलिए एक आसान क्वेश्चन अंत वाला सब बना दिए प्रोजेक्टाइल पे। अब अगले दिन सर्कुलर पे अपडेट करें। सर्कुलर कल क्लास होगा आपका, संडे नहीं रहेगा साइंस सेक्शन, कल क्लास आपका चलेगा। कल सर्कुलर मोशन आपका खत्म कर लेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपकी मेन की शुरुआत हो जाएगी। तो आप ध्यान देते जाओगे, धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। 4-5 क्लास के बाद आप फिजिक्स से बहुत फेमिलियर हो जाओगे और लगने लगेगा कि बहुत आसान मेरा सेक्शन है। ये सभी को हम हटा दें, अपने से दिमाग लगाइएगा, फार्मूला लिखा हुआ गायब। चलिए लिखिए क्वेश्चन। किसी प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकल। किसी प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। A projectile is projected at an angle theta from vertical. किसी प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। तो उड़ान का समय होगा चॉइस ए u sin थीटा बटे g, b u cos थीटा बटा g, c 2u sin थीटा बटा g और d 2u cos थीटा बटा g। बहुत हल्का क्वेश्चन हमने दिया, खाली चोरी नहीं करना, पीछे से मत देखना और सही ठीक बात देना। देखो पहले पन्ना उलट रहा है, पेज मत उल्टो, खुद से बिना चोरी का मारोगे क्या पूछ रहा है। बोलिए जल्दी से, कितना लाया? कितने को ये लग रहा है? ये लग रहा है, थोड़ा चोरी कर लो। ये नहीं लगेगा। बी लग रहा है, बी इसमें भी पूछा। सी लग रहा है, वेरी गुड, सी। और डी लग रहा है, अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। इसमें एक दो जगह और देख लें, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें पहले ध्यान से समझें, हम लोग अभी देख लें इसमें कि और किनको क्या लग रहा है। एक दो सेंटर जरा चेक कर लें। चलिए तो इसमें नवादा ब्रांच पर हम देख पा रहे हैं और बाकी दोनों ब्रांच नवादा है। कितने को ये लग रहा है? याद उठाओ। ए नहीं, बी सी, वाह सी में तो भरपेट सब कस के हाथ उठाया। चलिए बहुत बढ़िया, व्यासरी ब्रांच देख ले। चलो व्यासरी में और जाना बात, दोनों देख रहा है। कितने लोग ये लग रहा है? जल्दी याद उठाओ। ए नहीं, बी सी, चलिए सी में इधर भी, वाह बहादुर लोग। आप सोचे कि सभी लोग रटा नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये लोग तो बड़ा बढ़िया सही कर लिया। चलिए तो ये सही आंसर। कितना हल्का क्वेश्चन हम दिए, समझाएंगे तो मुस्कुराओगे कि ऐसा भी होता है क्या। क्वेश्चन क्या दिया है उसको सुनो। एक प्रोजेक्टाइल को ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से थीटा कोण पर फेंकें। अगर वर्टिकल से थीटा है तो नीचे से 90 माइनस थीटा होगा। हमने तो फार्मूला लिखा था, नीचे थीटा था और इसीलिए फार्मूला 2u sin थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बटे c और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। सही आंसर ये होगा। ऐसे टर्निंग मारता है और जो लड़के टर्निंग वाले हैं वो लोग पूरा मुस्कुराते हैं कि जबरदस्त मेरा ठीक ठाक हुआ, रट के चलेगा। 2u sin थीटा बटे c पहले वैसे मारा पीछा लड़ गया है, एकदम पक्का सी है। तो लड्डू नंबर पक्का है, बढ़िया सेक्टर भेंट होगा तो तुमको एकदम से 0 आएगा। क्वेश्चन परीक्षा में पढ़ा, अगर ऊर्ध्वाधर से दे दिया तो कहना कि हो गया मिल गया। वर्टिकल से दिया बेटा, फार्मूला को हॉरिजॉन्टल थीटा में रखा, कॉपी में फिगर निकालो। कॉपी में जो तुम्हारा फिगर बनाया उसमें देखो थीटा नीचे से था कि ऊपर से? नीचे से। फोटो इसलिए तो बना है, वहां थीटा नीचे से था तब 2u sin थीटा बटे c था और हमने क्वेश्चन में थीटा ऊपर से दे दिया तो नीचे वाला कोण क्या है? 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। लड़के लोग cos को नहीं होगा, ये पक्का है। बाकी ये और ये होगा, 80 होगा, cos से हो जाएगा। अब पहले ये बताओ, अंत भला का भला दोनों किया नहीं तो इसमें अभी बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए बनाने आगे आ सकता ना। अब नेक्स्ट जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको यहां से जो आपके प्रश्न हो, ये मेन क्वेश्चन आपके चलेंगे सर्कुलर मोशन के साथ। कल तो कल का क्लास हम लोग सर्कुलर मोशन आगे की ओर चलेंगे। आज प्रोजेक्टाइल हम लोग चले वृत्तीय गति, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति का अंग्रेजी नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। सभी लोग हेडिंग देते हुए साथ साथ चलते जाएं, क्योंकि साइंस के क्लास में आपको पीडीएफ नहीं मिले। साइंस के क्लास में आपको क्लास में कुछ समझना है, साथ साथ लिखना है। साइंस में जो बीच में न्यूमेरिकल आएगा, कई स्टेप आएंगे, उसमें साथ उधर करोगे तो ज्यादा सीखो। आर्ट्स क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, आर्ट्स क्लास में केवल समझो और बाकी पीडीएफ से तुम्हें मिल जाएगा, वो आराम से उसको क्लियर कर ले। चलिए तो अब आज का क्लास हमने प्रारंभ किया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सुनेंगे हम ध्यान से। जो मेन मुद्दा है उसको हम लोग चलते हैं। पहले सब लोग ठीक से क्वेश्चन लिखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले। क्वेश्चन लिखिए।
किसी वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु एक समान रूप से गतिशील है, एक समान रूप से गतिशील है, एक समान रूप से गतिशील है। तो त्वरण का मान होगा, त्वरण का मान होगा चॉइस ए शून्य, बी शून्य नहीं होगा, सी अनंत होगा और डी ज्ञात करना संभव नहीं है। डी में ज्ञात करना संभव नहीं। सर्कुलर में कुछ बातें हैं जो उसको थोड़ा ध्यान से समझ लो तो बन जाए, इसमें थोड़ा सा समझना। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, वृत्तीय गति में सर्कुलर पथ, ये चैप्टर क्यों पढ़ना, सब वृत्तीय पढ़ी है, साइकिल का चक्का, गाड़ी का चक्का सब वृत्तीय। मौत का कुआं देखोगे तो उसमें भी मोटरसाइकिल सर्कुलर मोशन चला है, कुछ ना कुछ इसमें तो बात है। तुम मौत के कुआं में वृत्तीय गति चला रहा हो, उसको तुम कहो कि हम अकेले 5 गाड़ी नाम दें, तुम बोल नहीं, सीधा चला के दिखाओ, छत पर चढ़ा लो और छत पर सीधा चलो तो 100 की स्पीड में एकदम पूरा ठाई ठाई आवाज करते हो तो चुपचाप वहीं नीचे गिर जाए। सर्कुलर मोशन में हम लोग सीखेंगे कुछ विशेषताएं आई जिसके कारण वो मूव कर पाता। दैनिक जीवन में कई उदाहरण देख रहे हो, दही बहना है, आज तक कभी सुने हो कि महिला बहने वाली लेकर ऐसे दिन भर कर जब धरेगी तो बैठ के सर्कुलर मारो, उसको भी धर के सर्कुलर शुरू। कपड़ा खींचना है, धर के सर्कुलर शुरू। कपड़ा सुखाना है, मार के सर्कुलर शुरू। वृत्तीय है, सब काम देख लो कितना दैनिक जीवन में सर्कुलर का यूज। और सभी सर्कुलर के जितने भी प्रैक्टिकल व्यू है सब तुम्हें आज सीखना। पहले मैं जान के कंसेप्चुअल व्यू को चला, तब प्रैक्टिकल व्यू को चला। अब जरा पहले क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से गतिशील एक वस्तु है, इस पर एक वस्तु है जो एक समान रूप से चल रहा है, समान रूप से चल रहा है, उसका चाल 20 तो हर जगह 20 ही है, कहीं 25 नहीं होगा, मैं 21 19 हर जगह 20 का मतलब 20 है। बताओ हर जगह उसका चाल 20 है, एक समान रूप से गतिशील है, तो त्वरण क्या होगा? आप सबसे पहले पढ़ चुके हो त्वरण, आपको क्या लग रहा है? तो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो, क्या होगा? शून्य होगा। तो आपको नंबर भी शून्य मिला, सही आंसर शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो। आप अगर शून्य सोच रहे हो तो नंबर 0 हो। अब देख लो कितना खतरा है इसको समझना, इसीलिए पूछता है। अब आपको समझाएं, पहले एक क्वेश्चन और समझ लोगे तो इस प्रश्न का उत्तर खुद से खुद समझ जाओ, ऐसे समझाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन एक और लिखो, इसमें तो टिक लगा देना है, शून्य नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं होगा, बस अगला में उत्तर मिल जाए। फिर यही बात लिखो, क्वेश्चन लिखो, वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से गतिशील, वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से गतिशील वस्तु के लिए सही है, एक समान रूप से गतिशील वस्तु के लिए सही है, एक समान रूप से गतिशील वस्तु के लिए सही है। चॉइस ए, चॉइस ए, इसका चाल सभी जगह समान होगा, इसका चाल सभी जगह समान होगा, चाल सभी जगह समान होगा। चॉइस बी, इसका वेग सभी जगह समान होगा, इसका वेग सभी जगह समान होगा। चॉइस सी, इसका चाल और वेग दोनों सभी जगह समान होगा, इसका चाल और वेग दोनों सभी जगह समान होगा, दोनों सभी जगह समान होगा। और डी, इसका चाल और वेग कोई समान नहीं होगा, इसका चाल और वेग कोई समान नहीं होगा, चाल और वेग कोई समान नहीं होगा। पहले क्वेश्चन आप समझा, प्रश्न को खुद गंभीरता से समझना, क्वेश्चन जिसका अच्छा है वही लोग सीख पाओगे। क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्तीय पथ पर एक वस्तु हर जगह एक समान रूप से गतिशील, यहाँ 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो इसका चाल सभी जगह समान होगा, इसका वेग सभी जगह समान होगा, कि चाल और वेग दोनों सभी जगह समान होगा, कि चाल वेग कोई समान नहीं। प्रश्न तो है, गेस करो, सोचो क्या लग रहा है, वेग समान, कि चाल समान, कि दोनों समान, कि कोई समान नहीं? ये बताओ, वेग का मतलब निश्चित, सभी लोग ध्यान से समझना। अभी दोनों प्रश्न का आंसर आपको मिल जाए, कंसेप्ट नहीं रखोगे तो बहुत परेशानी। सर्कुलर को धर के सर्कुलर घुटा के रख देता, इसलिए पहले जान के हम कंसेप्ट लेवल चल कि पहले टफ लेवल ठीक हो जाएगा। अभी मूड में एकदम सब बैठा है कि भारी चीज निकाल देंगे तो सब भारी का निकल, दही माने में कौन था, दही या मक्खन तो जब मूड नहीं भी है तो रगड़ ले, उसमें दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ, इसमें कई पॉइंट है, ए बी सी और डी, बताओ सभी पॉइंट पर वेग का मान क्या है? मान 20 है, सब पर 20 मान है तो 20। बताओ ए पॉइंट पर वेग ऐसा है बी ए, बी पॉइंट पर वेग ऐसा है बी बी, क्या बी ए और बी बी बराबर है या नहीं? जल्दी बोलो, यही सीखना है, नहीं बराबर है। कितना मूर्ख जैसा सोचते हो, बराबर है बोलते हो। अरे वेग सदिश राशि है, इसका मान देखो, दिशा देखो, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तुम्हें डायरेक्शन बराबर लग रहा है? नहीं, कैसे बराबर कर? इसका मान बराबर है, दिशा बराबर नहीं। और वेग में केवल मान की बात करें, डायरेक्शन छोड़ दें तो इसमें चाल का, वेग और चाल में यही तो अंतर है। इकाई समय में तय की गई दूरी वेग की चाल है, चाल, और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग। यानी वेग बोलेंगे तो दिशा डायरेक्शन सोचना है, चाल बोलेंगे तो डायरेक्शन नहीं मान सोचना है। बोलो एक पर जितना है, बी पर, सी पर, डी पर वही मान, लेकिन वेग दिशा के साथ सोचो, क्या सी और डी सभी जगह बराबर है?
वेग बराबर नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? इसका चाल बराबर होगा, वेग बराबर नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर VA 20 है और VB भी 20 है तो VA माइनस VB बोलिए 0 होगा या नहीं होगा? बोले बोलो, नहीं होगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, उल्टा करके घटाओगे 0 नहीं होगा। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन यहां हो रहा है, इसीलिए त्वरण 0 नहीं था, 0 नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कई लोग बढ़ा कर पूछते कि तो गजबे सुन रहे हैं, एक समान रूप से गतिशील है और त्वरण हो गया, ये कौन कमाल? तो एक समान रूप से गतिशील रहने पर भी सर्कुलर मोशन में वेग का मान और दिशा बदलते रहता है, और दिशा बदलने के कारण वेग बदल रहा है, इसीलिए इसमें त्वरण है। बोलो, क्लियर है सबका? हाँ, एक समान चाल भी बोल देगा तो समझना कि त्वरण 0 नहीं है। एक समान वेग नहीं दे सकता, वेग का मान समान है ऐसा दे सकता है। बोलो, क्लियर है सबका? अब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड भी आप कहीं समझ गए। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझाएं जिसको खूब सीखना है। बोलो, एक समान रूप से गतिशील रहने पर इसमें त्वरण है कि नहीं है? और इसके त्वरण को अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक समान वेग से गतिशील रहने पर भी इसमें जो त्वरण होता है उसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्री त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होता है। आपको पूछेगा अभिकेंद्री त्वरण की दिशा किधर है? केंद्र की। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि अभिकेंद्री त्वरण, तो ध्यान देना है किधर की ओर है? केंद्र की ओर। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अब आसान पहलू को 10 मिनट टच करेंगे, उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन से कुछ प्रश्न राउंड चलेगा। उम्मीद है जितना अच्छा सुने रहोगे उतना अच्छा आंसर। सुनो, बचपन से तुम लट्टू नचते देखा होगा, बच्चा लोग लट्टू नचाता। लट्टू नचाने में एक गेम होता है, लट्टू को बीच में मारना है और अंतिम होने के बाद लट्टू अगर सर से करके इसको पार कर गया तो उसका लट्टू निकल गया, फिर से शुरू हो गया। और जिसका खुर करके इसी में रह गया तो लट्टू बीच में रखाएगा, आप बाकी लोग उसको मारेंगे। ये सब तो गेम आपको ध्यान है, तो हो गया। सर्कुलर मोशन तो तुम समझ रहे हो। बताओ, लट्टू जब बंद हुआ तो लट्टू का क्या हुआ? बंद होने के बाद ये स्पीड में खुर से आगे भाग गया। इसका मतलब है लट्टू केंद्र की ओर गया कि परिधि की ओर गया? परिधि बाहर की ओर है, यानी इसमें एक बल बाहर की ओर लग रहा है। यानी सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की ओर एक बल लगता है। इसको हम लोग हिंदी याद करना आसान। बाहर मतलब ऊपर की ओर बल लग रहा है। और क्या तुम लोग ऊपर का अंग्रेजी जानते हो? अप, इसीलिए इसको अप केंद्रीय बल कहते हैं। बड़ा बढ़िया है, इसको इंग्लिश नाम में कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। इंग्लिश में ऐसे इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाला भी इसमें हिंदी नाम रखेगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दो तरह का बल है सर्कुलर मोशन में, एक अभिकेंद्री और एक अपकेंद्री। जब हम बोलेंगे अपकेंद्री तो आप मुस्कुराओगे कि वो अप मींस ऊपर, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा तो अपकेंद्री। अच्छा, साइकिल कभी कभी आप चलाए हो तो टर्निंग पे हालचाल याद है? पूरा तेज मोड़ आ गया तो साइकिल से आप चलते चलते पूरा झुक के पार करते हो। बताओ किधर झुकते हो? अंदर की ओर कि जिधर टर्निंग है उसके उल्टा की? किधर झुकते हो? वेरी गुड, तब तो साइकिल चला। ऐसा कोई है कि टर्निंग इधर है और तुम मोड़ पर ऐसे झुक रहा है? तब तो पारी हो जाओ। इसका मतलब वृत्तीय पथ पर परिधि से अंदर की ओर भी एक बल लगता है, और इसी बल को अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो तरह का बल है और इसी दोनों का खेल। दोनों बल से थोड़ा सा स्टेप उठा देंगे तो हल्का न्यूमेरिकल भी सीख जाओ। हम हर बात में न्यूमेरिकल सिखाते चलो। रेलवे की परीक्षा नजदीक आ जाएगा तो हमारे साथ 3 घंटा केवल न्यूमेरिकल के लिए एक दिन बैठा ले। जिसको जिसको जो तनी मनी डर है सब डर भाग जाए, कुछ नहीं। न्यूमेरिकल वहां देख के खोज खोज के बनाओगे कि और दिया है और दिया है, आ जाओ। इसमें न्यूमेरिकल में क्या रखा? 3 घंटा में 2 in 1 न्यूमेरिकल चलेगा, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, दोनों के न्यूमेरिकल से मुक्ति। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा है, खाली बात को समझना होता है। ओके, और जरा तुम लोग को रेलवे में कुछ नहीं, न्यूमेरिकल एक ही चीज पूछेगा, पुट वैल्यू एंड गेट आंसर। इतने करने में बहादुर लोग हमारा कहीं डरा रहा। डर भगा लो कि रेलवे के न्यूमेरिकल में कोई दम है, ये सोच लो तो बन गए। और जरा स्टेप को यहां फिर से सुने। सर्कुलर मोशन में दो तरह की बातें आ रही है। एक बल ऐसा है जो केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो अपकेंद्री, और एक बल बाहर से अंदर आ रहा है तो अभिकेंद्री। बोलो, हम लोग एक काम करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं और इस बाल्टी में पानी भरकर ऐसे रख, फिर इसी बाल्टी को ऐसे कंटिन्यू करो, इसी बाल्टी को ऐसे कंटिन्यू करो, और इसी बाल्टी को यहां कंटिन्यू करो। बोलो, पानी भरकर इस बाल्टी को हमने ऐसे ऐसे घुमा दिया, बोलो भीगेंगे कि नहीं? नहीं भीगेंगे। बोलो, पृथ्वी इसके पानी को खींचेगा कि इधर आ जाओ,
तो सर्कुलर मोशन कहता है कि जो मेरे लाइन पर चलेगा मैं उसको आशीर्वाद देता हूं नीचे से ऊपर, एकदम वैसे ही घूम जाओ, कुछ नहीं कोई पृथ्वी करेगा। और अब केंद्रीय बल के कारण वो देखो आगे बढ़, देखिए यही अब केंद्रीय, अब केंद्रीय का मतलब नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा दिया, अब केंद्रीय, और अब केंद्रीय बल लग गया, रुके। यही होता है मौत के कुआं। उल्टा सोचो, एक बाल्टी पानी ले लो और ऐसे करके ऐसे ऐसे मारो, जहां डिजाइन दिखाओगे तुम्हें क्या लगता है पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? निश्चित गिरेगा। उसमें कोई उपाय नहीं है कैसे करके ऐसे किए वैसे किए तो बच जाओगे, सब वहीं पर पूरा ऊपर से आ जाए। यही बात मोटरसाइकिल का होगा, सीधा चलेगा नीचे आ जाएगा, अगर सर्कुलर चलेगा अब केंद्रीय बल से बच जाएगा। वॉशिंग मशीन तुम देखे हो, वॉशिंग मशीन का भी वही हाल, कपड़ा सुखाने वाला चेंबर देखे हो वॉशिंग मशीन, वही सुखाने वाला चेंबर में ऐसा नहीं रहता कि पकड़ के यहीं चढ़ा के सूख जा। कई लोग सोचता है कि लगता है मशीन पकड़ के एकदम सजा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉशिंग मशीन का चेंबर देखोगे सुखाने वाला, इसमें छोटे छोटे कई गोल छिद्र, कई गोल छिद्र के बाद इसमें आपको जो भी कपड़ा सुखाना है सब भीगा हुआ कपड़ा इसमें डाल दीजिए, ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए और इसको फिर पूरा लॉक करके आप मशीन स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि पकड़ के चापे उठेगा, कुछ नहीं करेगा, इसको सर्कुलर मोशन दे दे और जब गोल इसको कस के घुमाएगा तो केंद्र से परिधि की ओर एक बल लगेगा और इसके अंदर जितने भी पानी थे वो सब केंद्र से परिधि होते हुए सब छेद के सहारे बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो बताओ इसी पानी को पाइपलाइन से फिर बाहर निकाल ली, और जब ये रुका तो लगा कि लगभग कपड़ा सूख गया। अब आपसे पूछेगा वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लग रहा, अभी केंद्रीय बल या अब केंद्रीय बल? धीरे धीरे खूब बढ़िया से समझते चलो, एक एक उदाहरण सीखना है। अब माने बाहर, तुम्हें क्या लगता है बाहर से अंदर खींचा कि अंदर से बाहर किया? वेरी गुड, एकदम सही सीखा, अंदर से बाहर। और अगर अंदर से बाहर किया तो अभी कि अब, इसी का नाम है अब केंद्रीय। अब पूछेगा वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है अब केंद्रीय। चलो सोचते हैं, एक तसला लेते हैं, दही जमा के और शुरू कर देते हैं। बताओ ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं तो आप देखे होंगे कि दही उछल उछल के बाहर तक आ रहा है। बोलो ये अभी है कि अब है? यही तो अब है, उछल उछल के बाहर जाना, ये अब केंद्रीय। और अब केंद्रीय से होता क्या है, पकड़ पकड़ के बाहर फेंका तो जो बेचारा ज्यादा खाना है कम फेंका है, कम खाना है ज्यादा फेंका है, दोस्ती खत्म। और थोड़ी देर बाद इसमें एक बात जो ज्यादा खाना वो नीचे और कम खाना ये बेचारा तैरने लगा। और व्यक्ति तो समझदार है, तैरने वाला को छान छान के कटोरा में रख लिया, तो मक्खन तैयार है, क्वेश्चन आपका तैयार हो। दही से मक्खन अलग करने में कौन सा बल लगता है? अब तुम दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन देखे हो, देखना कहीं कहीं जहां स्टेशन वगैरह पर दूध से क्रीम निकलता है सब जगह देखना यहाँ एक नचाने घुमाने वाला रहेगा और इसी में इतना पानी दूध इसमें डाल दीजिए और अंदर में एक गोल डिस्क है, इस डिस्क को बस घुमाइए, घुमाओगे तो ये गोल घूमेगा और गोल घूमेगा तो इसके ऊपर से दूध डालिए। बताओ दूध डालोगे तो पकड़ पकड़ के बाहर फेंकेगा। अब तकरीबन जो ज्यादा खाना है वो कम दूर पर गिरे, कम खाना है ज्यादा दूर पर गिरेगा और दो डब्बा लगा देंगे, इसमें क्रीम अलग आई दूध अलग। अब आपसे पूछेगा दूध से क्रीम अलग करते हैं किस बल के कारण? अब तकरीबन पहले कुछ नहीं समझ रहा था तो पत्थर ले लो, पत्थर को रस्सी में बांध और बांधने के बाद ऐसे ऐसे घुमाओ, घुमाते 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 छोड़ दो, छोड़ दोगे तो तुम्हारा माथा फोड़ेगा कि दूसरे का। यही अब तरीका है, तुम एक छोटा पत्थर ले लो, बांध के ऐसे ऐसे करते करते छोड़ दो, छोड़ दोगे तो उधर चला जाएगा। कौन मारा? गाना प्रैक्टिकल हो रहा था, केंद्र की ओर आता है कि केंद्र से दूर जाता है, कहोगे हम चेक कर लिए सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर जाने वाला गुण होता है वो अब तरीका। अब दूसरी बात सुनो, पत्थर को घुमाने के लिए जितना बल चाहिए अगर उतना ताकत नहीं दोगे तो तुम्हारा माथा फोड़ेगा, या बहुत केंद्रीय क्यों नहीं दे रहा? पत्थर को तुम घुमाया और खूब जितना चाहिए हाथ में जब मत लग नहीं लगाओगे तो उधर से आएगा मारेगा टन से, क्या करना है बढ़िया से करो। तो बताओ अगर तुम पूरा बल नहीं दोगे तो बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? क्यों? अभी केंद्रीय बल पूरा नहीं मिला और यही तुमको समझा। अब बताओ सोच के, एक कार तेजी की ओर से टर्निंग पर यहां पार करता है तो बहुत तेज गति रहने से ये उलट जाएगा अंदर की ओर बाहर। धीरे धीरे क्वेश्चन है, इतना अच्छा देगा कि लगेगा कि परीक्षा में तो आने समय हम ध्यान नहीं दे देगा तुम्हें कि टेम्पो में किनारे बैठ के आ रहे हो और अचानक टेम्पो वाला मोड़ पर कस के टेम्पो घुमाता है तो आप केंद्र की ओर गिरोगे, बाहर की ओर गिरोगे, आगे की ओर गिरोगे, पीछे की ओर गिरोगे। सोच लो बढ़िया से, तुम्हें क्वेश्चन है किधर की ओर गिरोगे? अरे किस तरफ से बैठने से क्या है, वो बैठना है किस तरफ दाएं बाएं उससे भी चेंज होगा। अरे तो बेजोड़ बेजोड़ इंजीनियर लोग बैठा है, बाएं बैठेगा तो बाएं घोटेगा और दाएं बैठेगा तो दाएं घोट, इसीलिए बाएं बैठता है कि उधर ही उल्टे। कौन बात हुआ जी, किस तरफ बैठे? अरे टेम्पो यहाँ जा रहा है तो केंद्र की ओर खींचाओगे कि बाहर की ओर खींचाओगे, ये क्वेश्चन है। अच्छा बताओ अचानक गाड़ी खुल जाने से व्यक्ति किधर झुकता? पीछे। और मुझे याद आ गया इसीलिए प्रसन्न
एक बार का क्वेश्चन याद आया, यूपीएससी का क्वेश्चन था, तुम्हें देख ले इस प्रश्न का जवाब देते हो। क्वेश्चन क्या दे दिया, एक बस है और बस में प्रत्येक सीट पर नया नया खत आया, तो उड़ने वाला गुब्बारा बांधा हुआ, आदमी नहीं बैठा हुआ, प्रत्येक सीट पर उड़ने वाला गुब्बारा बांधा हुआ है और अचानक बस खुल जाएगा तो गुब्बारा पीछे झुकेगा, आगे झुकेगा, स्थिर रहेगा। सुन ले बढ़िया से, उड़ने वाला गुब्बारा देखा है ना सर, तो क्वेश्चन शुरू, तुम लोग सब उड़ने वाला को बढ़िया बढ़िया उड़ाएगा। प्रैक्टिकल बात खूब अच्छा से सोचना है। तुम बताओ, एक बस के सीट पर उड़ने वाला गुब्बारा बांधा हुआ और बस अचानक खुल जाएगा तो गुब्बारा किधर झुकेगा? तो सही आंसर स्थिर रहेगा। तो भारी मूर्ख हो, 0 नंबर मिल रहा, स्थिर रहेगा। क्या मूर्ख जैसा सोचता है, किधर झुकेगा? बस कई लड़के पीछे सोच रहा है, तो और मूर्ख है। जो हवा से हल्का है वो उल्टा चलता है, इसीलिए पूछता है व्यक्ति बैठा है तो पीछे और हवा भरा है तो आगे, इसीलिए पूछता है, जान के पूछता है कि लड़के के अंदर खाली ट्रेन में बैठ के अपने झुकने आता है कि बैलून में झुकवा सकता है। अभी सब पूछ लेगा तो लगेगा मेला एक बार गए थे तो बउआ लिए तो थे, लेकिन खुलते समय ध्यान नहीं दिए। अब से देखेंगे किधर झुक रहा है। अब जरा इन सभी बातों को आप बढ़िया समझ रहे हो। अब एक दो उदाहरण आपको बताना है। पेड़ पर साइकिल सवार अंदर झुकेगा कि बाहर? अंदर। अभी मैंने पूछा कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो उसका अंदर चक्का उठा होगा पहले कि बाहरी चक्का उठा होगा पहले? ठीक से सोचो। टर्निंग पर अचानक टर्न किया तो उसका बाहरी चक्का उठेगा कि अंदर चक्का उठेगा? सब चक्का उठा भी उठना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा लिखने की क्रिया कीजिए, तब आपको अब इधर से इंटरेस्ट आ जाएगा। लिखिए, किस बल के कारण चक्कर लगाता है? सोचो, आंसर डायरेक्ट करो, चॉइस की आवश्यकता नहीं। जान रहे हो परीक्षा में क्या करें? लड़के को बढ़िया बढ़िया सोचते रहता। चॉइस ए मन पसंद देता है नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से। चॉइस बी आपको दिया अभिकेंद्री बल, और चॉइस सी आपको दिया अपकेंद्री बल, और चॉइस डी और कंफ्यूजन के लिए दे दिया तीनों प्रकार के बल से। अब बताओ, तीनों होगा, अभिकेंद्री होगा, अपकेंद्री? क्या लग रहा? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सही आंसर अभिकेंद्री बल के कारण, इसीलिए पूछता है। बात समझोगे? नाभिक में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चक्कर कौन मारेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस और प्रोटॉन में प्लस, ये इसको खींचता है, और इस फोर्स के कारण ही फिर इसमें मोमेंट। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब एक चीज यहां से कंक्लूजन आया, आप बढ़िया सोच रहे हो कि खींचता है सर, तो खींचा क्यों नहीं जाता? तो नहीं खींचाने का कारण इसके न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब ये सर्कुलर मोशन में आता है तो इतना ही इक्वल में अपकेंद्री बल भी जनरेट करता है और इसको काउंटर करके बैलेंस करता है। लेकिन किसके कारण कौन आया? अभिकेंद्री के कारण अपकेंद्री आया कि अपकेंद्री के कारण अभिकेंद्री आया? इसमें किसके कारण कौन आया? अभिकेंद्री के प्रतिक्रिया में अपकेंद्री आया। इसीलिए दोनों रहने पर भी सही आंसर कौन होगा? अभिकेंद्री होगा। बात समझना? आपको ये अपकेंद्री बल हमेशा उत्पन्न होता है अभिकेंद्री को काउंटर करने के लिए। इसीलिए एक अच्छा प्रश्न और है, तुम्हें डैश लिखे भी लिखवाएंगे। अपकेंद्री बल को छद्म बल सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में छद्म बल कौन है? सूडो फोर्स कौन? छद्म बल का मतलब खुद उत्पन्न नहीं होता है, रिएक्शन के कारण उत्पन्न होता है। दिखावा, छद्म बल क्या होता है? दिखावा। सूडो झूठा, और इसीलिए इसको छद्म बल या झूठा बल कहते हैं। किस बल को? अपकेंद्री बल। क्योंकि ऐसे काउंटर के लिए ये जनरेट होता है, इसीलिए इसका नाम छद्म बल। तो नीचे डैश करके लिख लीजिए अपकेंद्री बल को। यहां पर ब्रेक फाइस दे दिए, नाभिक के चारों ओर और साइकिल के दोनों अपकेंद्री, बाकी सब अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल को छद्म बल, सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स कहते हैं, छद्म बल सूडो फोर्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात, छद्म मीन्स क्या होता है? दिखावा। अभिकेंद्री के दिखाने के लिए तब जनरेट किया, इसीलिए इसका नाम सूडो फोर्स। अब यहाँ पे एग्जांपल आप समझ, थोड़ा रेंज के क्लास को हाई कर, थोड़ा सा इसको और हाई कर दे तो निश्चित हो जाओ। पहला सुन ले, अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला v²/r1। कई बार लड़के को पूछ देता है अभिकेंद्री त्वरण है तो v²/r, और अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला mv²/r1। ये दोनों से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है, यदि कोई चीज गोल घूमे तो इसके वेग को कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं, और रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v=r ओमेगा होता है। ओमेगा मींस कोणीय वेग और v मींस रेखीय वेग। बोलो, साइकिल पर बैठ के तुम जा रहे हो, चक्का में कौन वेग? कोणीय वेग। आप ऊपर बैठे हो तो तुम्हारे में कौन वेग है? रेखीय वेग। साइकिल पर बैठ के तुम भी बोलते हो क्या? नहीं, तुम सीधा जा रहे हो तो रेखीय वेग, गोल घूम गया तो कोणीय वेग। डांस करना है, रेखीय वेग में डांस करो। गाना बजा के दौड़ दौड़ के दीवार छू छू के चला ना, और गाना पा कितना अच्छा डांस किए। डांस
मैंने घूमोगे ना जी, जब घुमा ही नहीं तो डांस क्या होगा? तो बताओ रेखीय में डांस होगा कि कोणीय में? कोणीय। आगे कोणीय पर डिटेल सेक्शन पढ़ाएंगे, पूरे कोणीय का ही सिस्टम चले। बोलो चापाकल का नट बोल्ट खोलना है, रेखीय में खोलोगे कि कोणीय में? कोणीय में। रिंच लेके कोणीय लगाओ। पंखा चल रहा है रेखीय में कि कोणीय में? कोणीय। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, रेखीय वेग होगा तो दूरी बटे समय, और कोणीय वेग होगा तो कोण बटे समय। कई लड़का ये भी नहीं समझता, ये भी नहीं समझता। कोणीय वेग कहेंगे तो कोण बटे समय। क्यों? पंखा दूरी तय नहीं करता, कोण तय करता है। अरे तुमसे कोई पूछे कि पंखा चल रहा है, भैया सर कितना देर में पटना पहुंच जाएगा? पंखा पटना पहुंचेगा। तुम बोला चल रहा है, आप पूछे कितना देर में पटना पहुंचेगा, तो कहोगे ये कैसे हो? क्योंकि यह दूरी तय नहीं कर रहा है। क्या तय कर रहा है? कोण। इसीलिए आगे इसके जगह ठीक है। चलो बोलो जी, क्लियर है सबका? और अगर ये चक्कर मार रहा है तो इसको एक चक्कर में पाई माने 180, 2 पाई माने 1 राउंड, और जितना चक्कर मारे 2 पाई n बटा t का। पंखा एक चक्कर मारा तो 2 पाई बटे t, 2 चक्कर मारा 2 पाई गुने 2 बटे t, और एक चक्कर की संख्या। और इतना से आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। न्यूमेरिकल का जोड़ भी हम जान के करवा दे रहे हैं। कोई लेसन हो, न्यूमेरिकल का स्टेप भी अगर चाहते हो ठीक हो, उस लेसन से जो भी फार्मूला है बजाते आपको लिख दे, उतना फार्मूला सही है तो आपका निकल जाए। तो आपको पहला ध्यान देना है, सबसे अच्छा फार्मूला अभिकेंद्रित त्वरण v² बटे r, अभिकेंद्रित बल mv² बटे r, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध r ओमेगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, और कोणीय वेग बराबर बीटा बटे समय 2 पाई n बटा t। रेलवे जब फॉर्म में धर ले तो जानते हो क्या देगा? तुमको दे देगा क्वेश्चन कि बताओ सेकंड की सुई के 1 मिनट में कोणीय वेग क्या है? लो सेकंड के सुई का 1 मिनट में कोणीय वेग क्या है? तो पहले तुमको अपने से सोचना है। अभी चलेंगे हम फार्मूला सब चलेंगे तो घंटे की सुई का अलग निकलेगा, मिनट की सुई का अलग निकलेगा, और सब का कोणीय वेग निकालने के लिए पूछ सकता है। ये सब कंपटीशन का एक पेपर का क्वेश्चन माना जाता है। तो पहले थोड़ा सा स्टेपिंग यहां पे कवर कर ली, नीचे लिखो डैश देके अभिकेंद्रित त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रित त्वरण, अभिकेंद्रित त्वरण a बराबर v² बटे r, v² बटे r। नीचे लिख दीजिए अभिकेंद्रित बल, इसमें स्टार लगा देना, फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ ले। अभिकेंद्रित बल F बराबर mv² बटा r, F बराबर mv² बटा r। नीचे लिख दीजिए रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर r ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर r ओमेगा। नीचे रेखीय वेग v बराबर, रेखीय वेग v बराबर s बटा t, s बटा t। नीचे कोणीय वेग ओमेगा बराबर, कमजोर बच्चे हमारे ध्यान देंगे, w को टेढ़ा करेंगे और इसको ओमेगा पढ़ते हैं। कभी भी w टेढ़ा है तो आप ध्यान दोगे कि ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बटा t, और चक्कर मारेगा तो 2 पाई n बटा t, चक्कर मारेगा तो 2 पाई n बटा t। आज सिर्फ एक न्यूमेरिकल देखेंगे, अगले दिन एक दो और न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके बाद आपका सर्कुलर। मैं सोचा था कम ही पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशन चले, फिर शुरू हो गया तो मूड हो गया कि नहीं मैं डिटेल ही कर दे, छोड़ना क्या, अभी समय है। समय रहने पर एक बार पूरे प्रयास जितना देखो उतना ही अच्छा है। जो पूरा देखे रहेगा उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। लॉटरी फटरी मारे रहोगे कम में, हमेशा खतरा, तुम्हें भाग्य भरोसे हो जाएगा, ये कर्म भरोसे चले, कर्म हमेशा जीत होती है उसकी। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। अभी एक क्वेश्चन हम चल रहे हैं, जरा तेजी में लिखो, लिखिए एक चक्का, एक चक्का, एक चक्का प्रति मिनट 420 चक्कर लगाता है, प्रति मिनट 420 चक्कर लगाता है, प्रति मिनट 420 चक्कर लगाता है, 420 चक्कर लगाता है। तो इसका कोणीय वेग बताएं। ये प्रश्न अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छा प्रश्न से रिलेट कराएं, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा तरीका लगा सोचने का। एक चक्का प्रति मिनट 420 चक्कर लगाता है, तो कोणीय वेग का मान सभी लोग हमारे साथ सुनेंगे, जिनका पूरा ध्यान हमारे साथ आ जाएगा, उम्मीद है बहुत बढ़िया से सुनो ध्यान से। एक चक्का प्रति मिनट, बोलो 1 मिनट, 1 मिनट में बोलो टाइम बराबर प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। जब मिनट में देगा सेकंड में बदल,
420 चक्कर लगाता है, n बराबर 420, कोणीय वेग ओमेगा क्या है? क्या नहीं समझा? कमजोर बच्चे एक बार फिर से ध्यान, कुछ नहीं करना, सेंटेंस पढ़ के डाटा बनाना, एक चक्का छोड़, प्रति मिनट तकाना की टाइम बराबर 1 मिनट, तो बोलो 1 मिनट 60 सेकंड हो, 420 चक्कर लगाता है, कहना नंबर ऑफ राउंड को n कहते हैं, 420। बोलो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा का फार्मूला बोलिए, वेरी गुड, 2 बाई n बटा t, 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7, पाई रेडियन में 180 होता है, सीधा 22 बटे 7, n का मान बोलो 420, और नीचे टाइम का मान 60, 0 से 0, 6 से 7 बार, 7 से 7, 44 रेडियन प्रति सेकंड, 44 रेडियन प्रति सेकंड। कमजोर बच्चे एक बार फिर बता लो, एक थोड़ा सा कंसेप्ट और दे दें, यहाँ देखो याद आ गया, थोड़ा कंसेप्ट कर दे और तब एक अच्छा प्रश्न चले। बोलो साइन पाई लिखा हुआ, बोलो यहाँ पाई का मान कितना है? 180 है, पाई बराबर यहाँ कितने डिग्री है? 180। हम कहें कि साइन पाई से हम पाई बाहर कर दिए, तो बोलो पाई बराबर, तो 22/7, तुमको भी लग रहा होगा कि क्या लफड़ा है, बाहर कर लिया तो 22/7, अंदर घुस गया तो 180, तो कुछ नहीं, एंगल में कहीं पाई रहता है तो यहाँ रेडियन छिपा रहता है, रेडियन लिखा हुआ नहीं रहता, और इसीलिए यहाँ पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। लेकिन जब पाई को हम बाहर किए तो वैल्यू 22/7 है, हमने यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 दिया, लेकिन ओरिजिनल में पाई 180 था, क्यों? रेडियन छिपा था, इसीलिए यूनिट में रेडियन लगा दिया, रेडियन लगा दिया तो पाई रेडियन 180 हो गया। थोड़ा सा और कंसेप्ट दे दें, जिसको कंसेप्ट की कमी है 1 मिनट समझ, रेडियन क्या है? पहले तो यही समझ लो, बात समझो, रेडियन क्या है? तो घर में एक छोटा सा खेल कर, एक छोटा वृत्त बना ले और एक बड़ा वृत्त बना ले। तुम कई बार खेल करते हो, तो पास मिल जाए हाथ में तो फूल बैठ के डिजाइन बनाते रहते, और ये वाला डिजाइन बना, छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, दोनों में केंद्र मिला दे, ज्यादा त्रिज्या होगा छोटा का कि बड़ा का, ये तो सब जानते, त्रिज्या को नाप के और ऊपर एक चाप काट दे और इसको मिला दे, इसके त्रिज्या को नाप के ऊपर एक चाप काट दे, इसको मिला दे, बोलो बड़ा कौन बनेगा, पहला में कि दूसरा? बड़ा कोण किसमें बनेगा? तो मैजिक, दोनों बराबर होगा, और इसी को रेडियन कहते हैं, यही रेडियन है। कई लोग बेचारा रेडियन रेडियन पढ़ता है, लेकिन रेडियन मतलब नहीं समझता। अब तुमसे कहे रेडियन कहते किसमें है, यही जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाएगा, मैथ का एक अच्छा क्वेश्चन है कि वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप काटकर केंद्र से बड़ा कोण, पूरक कोण होता है, सब पूरक कोण होता है, कोटि पूरक कोण होता है, रेडियन होता है। जो लड़का पढ़े हुए मुस्कुराता है कि क्या बोला वृत्त में, तो समझ रहे त्रिज्या के बराबर भी तो खेल किया है, वही तो रेडियन। अब कई मुल्क कोटि पूरक का सब पूरक का न्यून कोण में लगा रहा था, अब बताओ ये कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा? अरे मूर्ख 180 बोला, 180 लग रहा है तुमको, कितना डिग्री होगा? तो मैजिक है, 60 से थोड़ा कम है, इसमें घर में चांद गिराओगे तो 60 से थोड़ा कम है, इसीलिए इसको रेडियन नाम दिया गया, और इसमें 22/7 का मतलब 3.14 गुना किए तो मैजिक 180 हो, इसीलिए कहा गया पाई रेडियन बराबर 180। अरे 60 से थोड़ा कम, आई 3 से थोड़ा ज्यादा, तब कम वाले ज्यादा वाले में कंप्रोमाइज करके खत्म कर, तो 60 दिया 180 होगी, इसमें क्या चक्कर? कई लड़का बैठ के गुना सोच रहा है, इतना गुना क्या सोच रहा है? हम बोले 60 से कम, आई 3 से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा कम को कंप्रोमाइज कर दो तो 180 होगी। अब आप समझ गए होंगे पाई रेडियन में 180 क्यों होता है, यहाँ हमने 22/7 क्यों बैठा है। कोई लड़के के मन में प्रश्न आते रहता कि अभी हम लोग को बताया सर कि मारा ऐसे चक्कर 2 पाई हो गया, तो फिर 22/7 क्यों? वेरी गुड, इसमें रेडियन छिपा हुआ है जो यहाँ निकाल। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर इसको बना लिया तो समझेंगे कि ये कंप्लीट हो गया। लिखो, घड़ी के सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होता है? घड़ी के सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होता है? एक कंपटीशन का बेहतर प्रश्न है, और अच्छी बात है कि रेलवे के ग्रुप डी में पूछा, इसीलिए हम उधर चल दिए, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कंप्लीट साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इसको अच्छा सोच पाए। फिर से मिला लो प्रश्न, घड़ी के सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होगा? चॉइस दिया है, सेकंड वाला का बनाओ, मिनट वाला का फिर पूछे। एक हम सेकंड वाला समझा देते हैं, सुनो पहले, क्या आप घड़ी में सेकंड की सुई देखे हो? चलो सेकंड की सुई तो सब देख रहे हैं, बोलो एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है? सेकंड वाले सुई को एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है? तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में 60 सेकंड हो, ये बात समझा के। अरे सेकंड वाले सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना देर लगता है? 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब बोलो 60 सेकंड। ओमेगा क्या हो? 2/n/t, 2/n का मान 1, t का मान 60, 2 से 30, π/30 रेडियन पर सेकंड, जो चॉइस में होगा टिक मारो, अगला क्वेश्चन। यही दे दिया तो लड़के को लगता है कुछ डाटा कम दिया, केवल ऐसी कैसे बनाएंगे, छोटका घड़ी है कि बड़का घड़ी है, कैसा घड़ी है, ऐसी कैसे निकाल दे? अरे छोटका रहे बड़का रहे सबका यही कोणीय वेग देगा, तो सेकंड चले। बोलो क्लियर है सबका? एक और निकाल दो तो समझेंगे कि बुद्धि तेज हो गया, जल्दी बना दो। मिनट वाले सुई का घड़ी में कोणीय वेग बताएं, बनेगा तो पहले कल्पना करो, मिनट वाले सुई एक चक्कर उसको लगवाओ, गाँव सब लगाने आ गया तो सीख जाएगा। मिनट वाले
का घड़ी में कोणीय वेग बताएं। मिनट वाले सुई का घड़ी में कोणीय वेग बताएं। चलो, हमें लगता है सब लोग बना पाओगे। जल्दी बोलो, मिनट वाले सुई, बोलो जल्दी जल्दी। मिनट वाले सुई तो चक्कर बराबर 1, टाइम बराबर। मिनट वाले सुई कितना देर में एक चक्कर मारता है? जल्दी बोलो। 1 घंटा। वेरी गुड। 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 गुना 60 सेकंड। सेकंड में बदलेगा जी, सेकंड में बदलेगा तब एक चक्कर हो। और जल्दी बोलो, ओमेगा बराबर 2 पाई n बटा 2 गुणे 22/7, n का मान 1, 60 गुणे 2 से 11, 2 से 30, 2 से 30 या 15 का ज्यादा अच्छा 30 ही लगा। 11 बटे बोलो कितना? 7 तिहाई 21 गुना 3 63 रेडियन पर सेकंड। ज्यादा अच्छा रहेगा पाई नहीं छोड़ देना, चॉइस जैसे रहेगा सेट कर देना। तो पहले हमने बैठा दिया। और पहले ये बताया सब लोग, द्वितीय गति से प्रश्न अब बनने लगेगा। जल्दी जल्दी रिवीजन करो। साइकिल सवार मोड़ पर घूम गया, अभिकेंद्री बल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, अभिकेंद्री बल। दूध से क्रीम अलग होता है, अपकेंद्री। दही से मक्खन, अपकेंद्री। तुम गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अचानक टर्न लिया, अंदर गिरोगे कि बाहर? जब आने लगा, गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अचानक टर्न लिया तो अंदर गिरोगे कि बाहर? बाहर की ओर गिरो। हमेशा ध्यान रखना, बाहर। अब केंद्री लगेगा, बाहर की ओर गिरना है। अब इसमें ध्यान दे। अब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। 2-3 मिनट डिस्कशन कर ले, उसके बाद आगे का सेक्शन चले।